चलिए बाबू, आप सभी का फॉर्मूलेटर के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एई 2019 के पेपर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पेपर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे पास जो सेट है क्वेश्चन का वो है सेट ए। हमारे पास कौन सा सेट है? सेट ए। आप लोगों के पास अलग अलग सेट हो सकता है, उस हिसाब से क्वेश्चन आगे पीछे होगा, उसको मिला लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हम बोल रहे हैं वो है सेट ए का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विड्थ ऑफ कैरिजवे रिकमेंडेड by IRC for 2-lane road with raised curbs। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। Width of carriageway recommended by IRC Indian Road Congress for 2-lane road with raised curb is। ऑप्शन ए है आपका 7 मीटर, ऑप्शन बी है 7.25 मीटर, ऑप्शन सी है 7.5 मीटर एंड ऑप्शन डी है आपका 7.75 मीटर। तो अगर आप लोगों को याद हो, आईआरसी का जो गाइडलाइन है रोड्स के लिए वो क्या है मेरा? अगर सिंगल लेन रोड है तो कैरिजवे विड्थ कितना होना चाहिए? 3.75 मीटर। ठीक है। उसी तरह से अगर 2 लेन रोड है, अब 2 लेन रोड को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक विथ रेज्ड कर्ब्स और दूसरा विदाउट रेज्ड कर्ब्स। अगर विथ रेज्ड कर्ब्स है तो उसका विड्थ जो होना चाहिए वो 7.5 मीटर होना चाहिए और विदाउट रेज्ड कर्व में क्या होना चाहिए? 7 मीटर होना चाहिए। ठीक है। अगर इंटरमीडिएट लेन रोड है उसके लिए आईआरसी क्या कहता है कि उसका विड्थ कम से कम, या उसका विड्थ क्या होना चाहिए इंटरमीडिएट लेन के लिए? 5.5 मीटर। अगर मल्टी लेन रोड बना रहे हैं, अगर मल्टी लेन रोड बना रहे हैं तो वहां पे जो एक लेन का विड्थ होना चाहिए वो 3.5 मीटर होना चाहिए, यानी 3.5 मीटर पर लेन। आप 4 लेन बनाइए, 6 लेन बनाइए, हर लेन का विड्थ कितना होना चाहिए? 3.5 मीटर। ये आईआरसी का डाटा है। उस हिसाब से देखिए आपका ऑप्शन कौन सही आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 लेन रोड विथ रेज्ड कर्व्स, यानी कितना होना चाहिए? 7.5 मीटर। और उस हिसाब से ऑप्शन मेरा सही कौन सा है? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, while aligning a road in a hilly area with ruling gradient 6.5%, मतलब on a horizontal curve of a radius 60 meter is encountered, find the compensated gradient at the curve। ठीक है। मतलब अगर कहीं भी हमारा वर्टिकल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब वर्टिकल इंक्लिनेशन या वर्टिकल अलाइनमेंट आप कह लीजिए, और हॉरिजॉन्टल कर्व तो आपको पता ही है। जहां कहीं भी मतलब समझिए कि एक फ्लाईओवर बना रहे हैं और उसी के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल टर्न भी देना है, कर्व भी देना है, तो क्या होता है ना कि जहां कहीं भी हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है अप ग्रेडियंट के साथ, वहां पे पुलिंग पावर ऑफ व्हील कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पुलिंग पावर ऑफ व्हील कम हो जाता है ट्रैक्टिव फोर्स के कारण। और इस ट्रैक्टिव फोर्स को इनकाउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रेड को, जो वर्टिकल अलाइनमेंट का ग्रेड है, उसको कम कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ट्रैक्टिव फोर्स को कंपनसेट कर सके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेड कंपनसेशन। और ग्रेड कंपनसेशन के लिए आईआरसी क्या कहता है? ग्रेड कंपनसेशन के लिए आईआरसी कहता है, एज पर आईआरसी जो ग्रेड कंपनसेशन के लिए इंपेरिकल फार्मूला है वो है 30 + R/R और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R। ठीक है।
जहां आर का है रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, और यहां पे क्या दिया हुआ है बाबू आपका रेडियस, हियर आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 5.25%, ऑप्शन सी है 1.5% एंड ऑप्शन डी इज 1.25%। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं कौन सा ऑप्शन सही निकल के आता है। देखिए पुट कीजिए 30 प्लस 60/60 इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/60। जब इसको कीजिएगा ये 90/60, 90/60 इज नथिंग बट 1.5, 1.5 इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/60 इज 1.25। मतलब अभी जो हम कैलकुलेट किए उसमें कितना ग्रेड कंपनसेट करने के लिए कह रहा है 1.5%, लेकिन आईआरसी कहता है कि ये वैल्यू 75/60 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब इस केस में जो हम ग्रेड कंपनसेट कर सकते हैं 1.25% से ज्यादा कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कितना कंपनसेट करेंगे, अभी जो एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट हो कितना है, एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट कितना है मेरा, एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट कितना है 6.5%। इसमें से हम क्या करेंगे कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 1.25, कंपनसेटेड ग्रेड कितना हो जाएगा, कंपनसेटेड ग्रेडियंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5 माइनस 1.25। 1.25 क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा इस केस में हम नहीं कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा मेरा आपके ये निकल के आएगा आपका 5.25%। और देखिए एक चीज और आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए इस केस में आपका जो एग्जिस्टिंग ग्रेडियंट दिया हुआ है वो 6.5 दिया हुआ है। सपोज कीजिए ये आपका 6.5 नहीं दे करके ये वैल्यू आपका 5 दे देता है, 5% दे देता। तो जब 5% में से आप माइनस करते 1.25 तो ये आपका आता है 3.75 आता। तो आंसर आपका 3.75 नहीं होता, क्योंकि आईआरसी कहता है कि ग्रेड कंपनसेशन जो करेंगे वो फ्लैटर देन 4% नहीं होना चाहिए, यानी 4% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 4% से कम आ रहा है तब भी हम कितना लेंगे 4%, यानी 3.75 आता तब भी हम कितना लेते 4 लेते। ठीक है, तो ये सब तो आप पढ़े हुए हैं, आपको पता ही है कि कंपनसेटेड ग्रेड कांट बी फ्लैटर देन 4%। खैर इस केस में वो सिचुएशन नहीं आया, तो यहां आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, आंसर बी होगा 5.25%, जो कि ऑप्शन बी है आपका, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज द पीसीयू वैल्यू ऑफ ए ब्लॉक कार्ट एज पर रिकमेंडेशन मेड बाय आईआरसी। ब्लॉक कार्ट के लिए आपको पूछ रहा है कि पीसीयू वैल्यू कितना होता है। पीसीयू आप लोग जानते होंगे, पीसीयू क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट। पैसेंजर कार यूनिट एक तरह का व्हीकल यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, डिटरमाइन कर डिफाइन क्या बोल रहा है, व्हीकल यूनिट है जिसको हम लोग यूज करते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे किसी भी 2 लेन रोड का जनरली कैपेसिटी जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं 15,000 पीसीयू। तो हम लोग ट्रैफिक सर्वे करते हैं, और पीसीयू क्या है, पैसेंजर कार यूनिट। मतलब उस रोड में विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ जैम और एनी काइंड ऑफ हसल बसल कितना कार आप एक टाइम में किसी गिवन यूनिट ऑफ टाइम में अलाउ कर सकते हैं, उसके मूवमेंट को अलाउ कर सकते हैं, स्मूथली अलाउ कर सकते हैं, वही ट्रैफिक कैपेसिटी होता है जिसको हम लोग पैसेंजर कार यूनिट में डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम लोग कार के ही रेफरेंस में बात करते हैं, यहां ब्लॉक कार्ट पूछा है, जैसे ट्रक बस का पूछे तो हम मान के चलते हैं कि जो एक ट्रक होगा, एक जो बस होगा, वो 3.5 कार्स के बराबर ट्रैफिक कैपेसिटी उसको चाहिए, मतलब उसको ट्रैफिक स्पेस कह लीजिए या जो भी 3.5 चाहिए। तो किसी बस और ट्रक को जब हम लोग कार इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3.5। उसी तरह से ब्लॉक कार्ट को जब कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आईआरसी के अकॉर्डिंग, ये पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग सब पढ़े हैं, जानते होंगे, ये डाटा है, याद रखना है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे, बता ये रहे थे कि किसी भी 2 लेन रोड का जनरली जो ट्रैफिक कैपेसिटी होता है वो होता है 15,000 पीसीयू। तो हम लोग पहले ट्रैफिक सर्वे करते हैं कि इधर कितना ट्रैफिक मूवमेंट है, उस हिसाब से 2 लेन रोड बनाते हैं, 4 लेन रोड बनाते हैं, 6 लेन रोड बनाते हैं। देखिए गांधी सेतु जो बन रहा है, पुल जो एग्जिस्टिंग है, उसका पीसीयू जो है वो 60,000 पीसीयू है। कितना है 60,000 पीसीयू।
लेकिन अभी रोड क्या है, 4 लेन, 2 लेन ही ऑपरेटिव है, 2 लेन का अभी काम चल रहा है, उसके बगल में भी 2 लेन 4 लेन बन रहा है। तो 2 लेन मतलब 15,000 पीसीयू का कैपेसिटी और 60,000 आ जा रहा है, तो इसीलिए आपको उतना जैम का सिचुएशन देखना पड़ता है। वो भी बन के निकल जाएगा तो 30,000 टैकल करने लगेगा, फिर भी काम नहीं चलेगा, तो उसके बगल में भी पुल बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कहीं भी पहले डिसाइड करते हैं कि कितना ट्रैफिक कैपेसिटी है, कितना पीसीयू, उस हिसाब से लेन, नंबर ऑफ लेन ऑफ रोड डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कार या टैक्सी, पीसीयू मतलब पैसेंजर कार यूनिट का ही बात कर रहे हैं, तो इसका कितना लेते हैं, ये तो रेफरेंस ही है मेरा 1। अगर बात करें मोटरसाइकिल का ये आईआरसी का डाटा है। अगर बात करें हम मोटरसाइकिल का, तो मोटरसाइकिल का कितना लेते हैं 0.5। बस या ट्रक का बात करें तो कितना लेते हैं 3.5। और ब्लॉक कार्ट का बात करें तो ब्लॉक कार्ट में भी हम लोग ब्लॉक कार्ट को भी 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला लार्ज एंड नॉर्मल। अगर नॉर्मल ब्लॉक कार्ट है तो इसके लिए जो पीसीयू का वैल्यू लेते हैं वो 6। अगर लार्ज ब्लॉक कार्ट है तो पीसीयू का वैल्यू कितना लेते हैं 8। अब देखिए यहां पे ऑप्शन में कहीं 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है 8। क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया है कि लार्ज ब्लॉक कार्ट या नॉर्मल या सिंपल ब्लॉक कार्ट लिख के छोड़ दिया है, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपको समझना है कि लार्ज का ही बात कर रहा है, क्योंकि 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं और 7 होगा नहीं। जब भी होगा कितना होगा 8 लार्ज के लिए, तो यही लेंगे वैल्यू हम। तो सही आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 1 passage of an overloaded vehicle with 3 times standard load will cause damage equivalent to n passages of the standard load. Here n is equal to, देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्हीकल A है, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड लोड कैरी कितना करना चाहिए x। ये आपका व्हीकल है और इधर हम स्टैंडर्ड लोड लिख देते हैं। स्टैंडर्ड लोड कितना कैरी करना चाहिए x मान लेते हैं, लेकिन ये ओवरलोडेड हो गया। क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गया। अब ओवरलोडेड हो गया, कैरी कितना कर रहा है 3x। अब कह रहा है कि कितना डैमेज क्रिएट करेगा ये जब 3x लेके चलेगा, तो इसके कंपेयर में अगर स्टैंडर्ड लोड लेके चलता तो जो डैमेज करता उसके कंपैरिजन में अब ओवरलोडेड होके चल रहा है, तो कितना डैमेज करेगा, यही आपका सवाल है। और ऑप्शंस इसके लिए क्या है, ऑप्शन ए है 81, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 36 एंड ऑप्शन डी इज 63। ऑप्शन डी इज 63। क्या होगा देखते हैं। आपको पता होगा कि हम लोग निकालते हैं क्या, ESWL, इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड व्हील लोड। जितना व्हील लोड पड़ेगा, लोड ही के कारण तो पेमेंट मेरा डैमेज होगा ना, तो इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड व्हील लोड निकालते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आप लोग पढ़े होंगे, ये क्या होता है, लोड टू दी पावर 4। अगर ये स्टैंडर्ड केस में अगर चलता है तो इसमें कितना ESWL आता बाबू, x टू दी पावर 4। अब 3x लेके चल रहा है तो अब कितना ESWL आएगा, 3x टू दी पावर 4 यानी 81x टू दी पावर 4। अगर ये स्टैंडर्ड लोड लेके चलता तो सिंगल स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड व्हील लोड कितना आता है x टू दी पावर 4। अब कितना आ रहा है 81x टू दी पावर 4। यही है n का वैल्यू आपका, कितना 81 टाइम्स कह लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बाबू, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेरे ख्याल से जियोटेक तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का पेपर, जियोटेक जो है पेपर नंबर 6 का हिस्सा मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन इसमें सवाल आपका ये जो है 5वां, वो जियोटेक का सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस का सवाल है, वर्टिकल स्ट्रेसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस a विथ यूनिफॉर्म प्रेशर P इज अप्लाइड इन अ
in the surface of a homogeneous layer of vertical stress sigma z under center of load at depth z is given by। ठीक है ना, आप लोग वर्टिकल स्ट्रेसेस पढ़े हैं तो ये सब फार्मूला आपके पास आया होगा सामने, सर्कुलर लोड के कारण, लाइन लोड के कारण, ठीक है ना। बॉस्निक इक्वेशन और वेस्टरगार्ड इक्वेशन जहां आप लोग पढ़ते थे वही है ये, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है P इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए क्यूब जेड क्यूब होल पावर 2/3। ऑप्शन बी है आपका सिग्मा जेड इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस जेड क्यूब ए स्क्वायर जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ऑप्शन सी है सिग्मा जेड इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस जेड टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जेड स्क्वायर 3/4। एंड ऑप्शन डी है आपका सिग्मा जेड इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो सर्कुलर लोड के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं सिग्मा जेड इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो P इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आर स्क्वायर, या ऐसे इसको कर लेते हैं R बाई जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, सिग्मा जेड इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या दिखेगा, नीचे दिखेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये क्या दिखेगा, P इंटू 1 माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो जेड स्क्वायर और नीचे दिखेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और इसको P इंटू 1 माइनस जेड इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जेड स्क्वायर है तो जेड इंटू 3/2 करेंगे, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या दिखेगा जेड क्यूब अपॉन, और नीचे इसको रख लेते हैं जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ आर क्या है, मेरा रेडियस है, और जेड डेप्थ है, कितना डेप्थ नीचे हम पता कर रहे हैं। जहां यहाँ रेडियस क्वेश्चन में आपका ए है, जो यहाँ आर है वहां ए है, तो देख लीजिए इस तरह का कौन सा फॉर्मूला है, P 1 माइनस जेड क्यू ए क्यू जेड, ये वाला ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं हम लोग, चलिए बाबू अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 3 टर्म आपको दिया हुआ है। पहला टर्म क्या है, बेसिक कैपेसिटी, दूसरा टर्म दिया हुआ है आपका पॉसिबल कैपेसिटी, एंड तीसरा टर्म है ट्रैफिक फ्लो, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग 3 डेफिनेशंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 3 डेफिनेशंस दिए हुए हैं, और आपको मैच करना है कि कौन सा डेफिनेशन किसके करस्पॉन्डिंग सही है। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन ए है 1T 2S 3R, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आपको 3 ऑप्शन भी दिए हुए हैं RST, और इसके करस्पॉन्डिंग 3 डेफिनेशन भी दिए हुए हैं RST क्वेश्चन में, एक डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा डेफिनेशन। अब आपको मैच करना है कि कौन से के लिए कौन सा डेफिनेशन सही है, और यहां मैच्ड ऑप्शन है 1R 2T 3S, ऑप्शन सी इज 1T 2R 3S, एंड ऑप्शन डी इज 1R 2S 3T। देखिए पहला क्या है, बेसिक कैपेसिटी, पहला क्या है बेसिक कैपेसिटी, दूसरा क्या है पॉसिबल कैपेसिटी, ठीक है। तो बेसिक कैपेसिटी आपका क्या होता है, पहला डेफिनेशन आप पढ़िए, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन, अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन, कि जो नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन है उस कंडीशन में जो आ रहा है,
जा रहा है गाड़ी, वो क्या है, उसका बेसिक कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब क्या है कि कितना व्हीकल फ्लो पर आवर आप अलाउ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मतलब स्मूदर फैसिलिटेशन ऑफ व्हीकल्स अलाउड है, ठीक है ना। पर आवर कितना गाड़ी आराम से आ जा सकता है, वो उसका बेसिक कैपेसिटी है। 1 घंटे में किसी भी रोड से बिना किसी हसल बसल के, बिना किसी जैम के कितना इजीली गाड़ी आ जा सकता है, वही क्या है, बेसिक कैपेसिटी। कौन सा कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। ऐसा नहीं जैसे डाक बंगला चौराहा है, अभी इसका नॉर्मल कंडीशन है, कहीं से कोई ट्रैफिक, बहुत सारा लेन आके मर्ज हो रहा है, मिल रहा है डाक बंगला चौराहा वाला जो रोड है उसमें, लेकिन हम बहुत सारे लेन को बंद कर रहे हैं, सिर्फ इसी को चालू रखे, तो वो आइडियल कंडीशन हो गया। जैसे वीआईपी मूवमेंट होता है, उसके लिए हम लोग ट्रैफिक को रोक देते हैं, तो उसमें तो गाड़ी बहुत इजीली पास हो जाता है ना, तो वो आइडियल कंडीशन हो गया। आइडियल कंडीशन में नहीं, नॉर्मल प्रिवेलिंग कंडीशन में जो होता है वो क्या है, बेसिक कैपेसिटी है। और सेम डेफिनेशन आपका हो जाएगा पॉसिबल का भी, सेम सॉरी क्या बता, हाँ, अगर आइडियल कंडीशन में है तो वो है आपका बेसिक कैपेसिटी, आप बनाए आइडियल कंडीशन के लिए, लेकिन बहुत सारा रोड मर्ज हो गया आके, अब ट्रैफिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो हो गया उसका बेसिक कैपेसिटी। और ट्रैफिक फ्लो आपको पता ही है, ट्रैफिक फ्लो क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल मूविंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑन अ गिवन लेन ऑफ रोडवे और क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये सारा डेफिनेशन है और डेफिनेशन आपको लिखाया गया होगा और पता होगा। तो बेसिक कैपेसिटी का अगर हम डेफिनेशन आपको पढ़ें तो इसका डेफिनेशन बेसिक कैपेसिटी का होना चाहिए, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर नियरली आइडियल रोडवे, अंडर नियरली आइडियल रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन विच कैन पॉसिबली बी अटेन्ड। ये है इसका बेसिक कैपेसिटी। लेकिन पॉसिबल कैपेसिटी कितना है, जो उस पर आ जा सकता है जब सारा कंडीशन जो नॉर्मल कंडीशन है उसके अंदर, तो उसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। तो उस हिसाब से पहला जो है मेरा बेसिक कैपेसिटी, उसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, आर, सॉरी आर बोल रहे हैं, बेसिक का क्या होना चाहिए, टी, और पॉसिबल का क्या होना चाहिए, आर, और ट्रैफिक फ्लो का डेफिनेशन एस। अब देखिए कौन सा सही निकल के आता है इस हिसाब से सामने, 1 आर बहुत सही, 1 टी ना, 1 का टी, 1 का टी, बस एक ही 2 ऑप्शन दिख रहा है, ये और ये, ठीक है। दूसरा चलते हैं, दूसरा का क्या है, दूसरा का आर, दूसरा आर, ये एस हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉलोइंग गिव्स द पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ ए बिटुमिन बाइंडर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट विस्कोसिटी ग्रेड, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है, पेनिट्रेशन ग्रेड बिटुमिन का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेनिट्रेशन ग्रेड दिया हुआ है आपका, पेनिट्रेशन ग्रेड आपको दिया हुआ है बिटुमिन का, पेनिट्रेशन ग्रेड ऑफ बिटुमिन आपको दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है ग्रेड आपका 80 to 100, दूसरा ग्रेड आपका क्या है 70 to 80, तीसरा ग्रेड क्या है आपका 60 to 70 एंड चौथा ग्रेड आपका क्या है 30 to 40, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है, इक्विवेलेंट विस्कोसिटी, इक्विवेलेंट विस्कोसिटी ग्रेड, विस्कोसिटी ग्रेड, ठीक है। ऑप्शन भी कह लीजिए, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, 80 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए, VG10 ए, बी VG20, सी VG30, डी VG40, ठीक है। इसी तरह से ऑप्शन बी है आपका ए VG80, बी VG70, सी VG60 एंड डी VG30। इसी तरह से ऑप्शन सी और डी भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग बिटुमिन का करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमारे पास एक स्टैंडर्ड नीडल होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड लोड लगा के हम लोग
बिटुमिन के अंदर पेनिट्रेट करने देते हैं। आप देख लीजिए, जितना सॉफ्ट बिटुमिन होगा पेनिट्रेशन उतना ज्यादा होगा, और दूसरे तरीके से कहिए जितना कम विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, क्योंकि विस्कोसिटी क्या करेगा, जब विटुमिन के अंदर नीडल पेनिट्रेट करेगा तो जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा नीडल को रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, और जितना ज्यादा नीडल को रेसिस्टेंस ऑफर करेगा पेनिट्रेशन कम होगा, हाँ या ना। तो एक बात तो हम लोग समझ गए कि जितना ज्यादा बिटुमिन का ग्रेड होगा, जितना ज्यादा बिटुमिन का पेनिट्रेशन होगा उतना विस्कोसिटी क्या होगा, कम होगा। मतलब अगर हम आपको लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना कम विस्कोसिटी होगा, पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना कम विस्कोसिटी होगा। या दूसरे तरह से अगर सॉफ्ट और हार्ड के टर्म में बात कीजिए तो पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट होगा अगर बात करें, और उतना ही कम हार्ड होगा अगर दूसरे लहजे में बात करें तो ये तो आ गया। और आप लोग पढ़े होंगे कि ये 80 to 100 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग 80 to 100 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी ग्रेड होता है वो कितना होता है, 10। तो इस हिसाब से ये सही है। बाकी किसी में 10 नहीं दिख रहा है हमको, बाकी दिख रहा है 100। इसमें सी वाले ऑप्शन में VG कितना दिख रहा है, 100, और इसमें डी में कितना दिख रहा है, VG 90। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं ना कि जब पेनिट्रेशन 80 to 100 mm होता है तो विस्कोसिटी ग्रेड कितना होता है, 10। उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको सही देख के निकल रहा है, बाकी हमको देखना भी नहीं है क्या दिया है नहीं दिया है। उस हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द एग्रीगेट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बीएम, बीएम मतलब बिटुमिनस मैकाडम, बीएम बेस कोर्स शैल फुलफिल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉपर्टी दिया हुआ है हमारे पास, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें पहला क्या है, लॉस एंजलिस टेस्ट है, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू, लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू। दूसरा क्या है, एग्रीगेट AIV, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। तीसरा क्या है, फ्लैकिनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स, कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स, इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है। और अगला दिया हुआ है वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन है बहुत सारा, A B C D, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लेस देन 40% पहला, लेस देन 40%, लेस देन 30%, 5 to 3%। इसी तरह से ये है लेस देन 30%, लेस देन 40%, लेस देन 30%, 0%, ठीक है, लेस देन 40%, लेस देन 25%, लेस देन 10%, लेस देन 1%, ठीक। इसी तरह से है लेस देन 40%, लेस देन 30%, लेस देन 40% और लेस देन 2%, 20 नहीं 2%, ठीक है। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग पढ़े होंगे कि बेस कोर्स के लिए लॉस एंजिलस, बेस कोर्स के लिए लॉस एंजिलस एब्रेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, 40%, लेस देन 40%। बीएम के लिए कितना होना चाहिए, बीएम के लिए या फिर WMM दोनों के लिए, वाटर मिक्स मैकाडम हो या बिटुमिनस मिक्स मैकाडम हो, ठीक है ना, दोनों के लिए आपका लॉस एंजिलस वैल्यू कितना होना चाहिए, 40%, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो 40% कहां दिखता है हमको, तो यहां भी दिखता है ऑप्शन ए में, ऑप्शन सी में भी दिखता है और ऑप्शन डी में भी दिखता है, ठीक है। मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कितना होता है, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू अगर AIV का बात करें बीएम के लिए तो AIV लेस देन 30% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 30%। और WMM में कितना होना चाहिए, 40%। कितना होना चाहिए, 40 नहीं, ये 40 लिख दिए हैं, ये 50, ये लेस देन 40%, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखिए तो ये आ गया 30% पे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है, सब कितना है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सही कौन सा निकल के आया मेरे सामने, डी। आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है।
आगे देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या निकल के आ गया? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? गिवन दैट PS saturation population, P naught population at the starting point P, population at any time T for starting K is equal to constant, T is the time in years after starting, population at any time T from the starting point is computed according to the logistic curve method। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना, बहुत सारा ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, पहला ऑप्शन है log बेस ई यानी ln ही है, PS माइनस पी अपॉन पी माइनस लॉग बेस ई PS माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के PS इंटू टी। ठीक है, उसी तरह से दूसरा ऑप्शन भी उसी तरह से है, बस यहां माइनस की जगह प्लस लगा हुआ है। और ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी है, चौथा ऑप्शन भी है। ठीक है, नहीं चलते हैं। देखिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का बहुत सारा मेथड पढ़े हैं हम लोग, अरिथमेटिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और एक पढ़े थे लॉजिस्टिक कर्व मेथड। लॉजिस्टिक कर्व मेथड में क्या पढ़ते थे हम लोग? एक ग्राफ प्लॉट करते थे। क्या प्लॉट करते थे? एक ग्राफ प्लॉट करते थे, किसके किसके बीच में? पॉपुलेशन और टाइम के बीच में। मानते थे कि इनिशियली अगर किसी शहर का पॉपुलेशन पी नॉट है, अगर इसके फोरकास्ट करना है, ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना है, तो एक कर्व हम लोग ड्रॉ करते थे, कुछ इस तरीके का एक कर्व। इस तरह का कर्व। ये जो रीजन है, बोलते थे कि इस रीजन में जो पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा वो कैसा होगा? ज्योमेट्रिक होगा, ज्योमेट्रिक होगा। इस वाले रीजन में कैसा होगा? अरिथमेटिक होगा, अरिथमेटिक होगा। और यहां पे हम लोग रिलेशन भी लिखते थे, डीपी अपाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अरिथमेटिक है dp बाई dt, यहां क्या करते थे? कांस्टेंट। और यहां क्या लिखते थे? dp बाई dt इज इक्वल टू, याद कीजिए, ps माइनस पी नॉट, नहीं p। p क्या है? किसी पार्टिकुलर टाइम, किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पॉपुलेशन है। ठीक है, और यहां से हम लोग एक एक्सप्रेशन डिराइव करते थे, और वो एक्सप्रेशन जो डिराइव करते थे निकल के सामने यही आता था। ठीक है ना, तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रैक्टिसेस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फॉर अ टाउन और सिटी विथ फुल फ्लशिंग सिस्टम शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ लीटर पर हेड पर डे। लीटर पर हेड पर डे इज नथिंग बट लीटर पर कैपिटा पर डे, जो एलपीसीडी हम लोग लिखते हैं। पर कैपिटा इज पर पर्सन, पर हेड मींस पर पर्सन, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। ठीक है, आपका ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 170, ऑप्शन सी 235 एंड ऑप्शन डी इज 200। देखिए, ये जितना जो वाटर डिमांड का हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस में कहाँ कितना वाटर डिमांड होना चाहिए, उसके लिए एक IS कोड है, IS 1175/1993। ठीक है, IS 1993 इस केस में कहता है, IS 1175/1993 इस केस में कहता है कि किसी भी शहर के लिए डोमेस्टिक सप्लाई के केस में जब फुल फ्लशिंग सिस्टम है, उस केस में सप्लाई कितना होना चाहिए? 200 LPCD, लीटर्स पर कैपिटा पर डे। ठीक है ना, या जो वहीं लिखा हुआ है, यहां जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए आपका 200। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स आर लिफ्टिंग, ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप्स फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूब बेस। हैंड ऑपरेटेड जो हम लोग करते हैं वो किस तरह का पंप है? ऑप्शन ए हैंडल पंप, ये हैंडल पंप तो पंप का कोई टाइप ही नहीं होता है, ऐसा ही ऑप्शन दे दिया है। दूसरा पिस्टन पंप, ये भी कुछ नहीं होता है। पंप तो दो ही तरह का होता है ना जी, सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग। सिलेंडर पंप, ठीक है ना, और ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग। तो आपको पता होगा कि चापाकल्स वगैरह या जो भी आप देखते हैं,
जिसमें मूवमेंट अप डाउन होता है, उसके कारण से पानी आता है, वो सब कैसा है? रेसिप्रोकेटिंग पंप है। रेसिप्रोकेटिंग नाम ही वही आया है, रेसिप्रोकेट करने से ही, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल होगा नहीं, या सक्शन वगैरह हो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या है कि आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें आपसे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट पूछा जा रहा है स्लो सैंड फिल्टर का, स्लो सैंड फिल्टर का और रैपिड सैंड फिल्टर का। तो आपको पता होगा, जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं कि स्लो सैंड फिल्टर का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना होता है? 3 to 5 के बीच में, हाँ या ना। और ये वैल्यू 2 से कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 2 से 3 से नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में होता है। और रैपिड सैंड का कितना होता है? 1.3 to 1.7 होता ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ना आपका, उसमें दिया हुआ है 2.5 to 3.3, 1.8 to 1.5, 1.5 to 2.3, 1.8 to 2.5, ठीक है ना। एग्जैक्टली 3 to 5 कहीं नहीं दिया है, जो हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द किताब्स में जो लिखा है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में जो लिखा है। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा किया है कि जो 3 ऑप्शन दिया है उसमें सारा वैल्यू कहां लेके चला गया है? जो लोअर लिमिट है वैल्यू का 1.8 एक जगह है, एक जगह 1.5 है, दूसरे जगह भी फिर से कितना है? 1.8 है। और हम लोग जानते हैं कि 2 से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में भी कहां चला गया है? देख लीजिए ध्यान से, 2 से नीचे। ऑप्शन सी में भी 2 से नीचे, और ऑप्शन डी में भी 2 से नीचे। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन ए। कितना? एसएसएफ में आपका जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट उस किस रेंज में होना चाहिए? 2.5 to 3.3, और आरएसएफ में 1.3 to 1.7। ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। मतलब आपको सोचने के लिए छोड़ दिया है कि प्रैक्टिकली और टेक्निकली आप सोच के इस सवाल का जवाब दीजिए, और यहां पे 4 ऑप्शन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। ऑप्शन ए कहता है कि इन अ 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक, फर्स्ट चैम्बर इज ग्रिड चैम्बर एंड सेकेंड चैम्बर इज एनारोबिक चैम्बर, ठीक है। आपको पता होगा ग्रिड चैम्बर क्या होता है? एक लॉन्ग नैरो चैनल होता है, जिसका पर्पस क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर है, हेवी ऑर्गेनिक मैटर जैसे सैंड है, स्टोन है, या जो ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, सॉरी, जो भी हेवी इनऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या कर लेना? सेटल डाउन करा देना। उसके बाद आगे कहां जाता है? सेप्टिक टैंक में जाएगा, जो कि एक तरह का जाके वहां क्या होगा? उसका ऑर्गेनिक प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। तो पहले क्या होना चाहिए चैनल में? पहले ग्रीट होना चाहिए ताकि इनऑर्गेनिक निकल जाए बाहर, और उसके बाद क्या हो सके? ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो सके, ठीक है। तो ठीक है, लॉन्ग नैरो चैनल, फर्स्ट चैम्बर इज ग्रीट, ये ठीक लग रहा है कि पहला क्या होना चाहिए? ग्रीट होना चाहिए, एंड सेकेंड चैम्बर इज एनारोबिक, ठीक है। दूसरा कह रहा है इन अ 2 स्टोरीड सेप्टिक टैंक, टॉप स्टोरी इज ग्रीट चैम्बर वाइल अदर इज एनारोबिक चैम्बर, ठीक है ना। तो इसमें अगर 2 स्टोरी वाइज बना रहे हैं हम लोग, तो फ्लो कैसा कराना होगा? वर्टिकल, तब ना पहले ग्रिड में आएगा फिर वहां से जाएगा। तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। टेक्निकली उतना सही नहीं है, प्रैक्टिकल तो है ही, लेकिन टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आपके जजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा कह रहा है मॉडर्न सेप्टिक टैंक पोजेस सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी। नहीं, सेल्फ क्लींसिंग नहीं प्रॉपर्टी होता है। सेल्फ क्लींसिंग प्रॉपर्टी तो सिर्फ फ्लोइंग वाटर का ही होता है, ठीक है ना। बाकी ये तो रुका हुआ है, वहां डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिपोजिट होगा तो क्लीन आपको खुद करना पड़ेगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग स्टेटमेंट। नहीं, ये थोड़ा हार्श स्टेटमेंट हो जाएगा, कहना कि सारा गलत है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां बोल रहा है कि ऑल, सी ऑप्शन कह रहा है कि मॉडर्न सेप्टिक टैंक पोजेस सेल्फ क्लींसिंग, बात ठीक नहीं है। और यहाँ 2 स्टोरी बनाने के लिए कह रहा है, टेक्निकली ठीक नहीं लग रहा है, प्रैक्टिकली तो हो ही सकता है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे इसको थोड़ा सा ये करते हैं, और ऑप्शन ए को हम लोग सही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए बीपीएससी आपका क्या मानता है। चलिए, अभी क्या हुआ था कि पेज जब पलटे तो क्वेश्चन नंबर 13 से बजाय क्वेश्चन नंबर 18 पे चले गए, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फिलहाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन अ हाउस वाटर कनेक्शन, ठीक है।
करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए हाउस वाटर कनेक्शन में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है ना। इसी तरह से दिया हुआ है, पहले क्या लगा दिया है? वाटर मीटर, ठीक है ना, वाटर मीटर। उसी तरह से गूज नेक, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, आप सीक्वेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या है। वाटर कनेक्शन कैसे आता है? जनरली जो वाटर सप्लाई वाले डिपार्टमेंट है, जैसे बिहार में पीएचईडी है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपना पाइप बिछा के रखा हुआ है। अब जिसको पानी चाहिए तो आपके घर के पास एक मेन पाइप गया हुआ है, वहां से लोग आएंगे पीएचईडी डिपार्टमेंट से, और ये जो मेन सप्लाई पाइप है इसमें होल करेंगे। क्या करेंगे? होल करेंगे, ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करके इसमें एक परपेंडिकुलर अटैचमेंट लगाते हैं जिसका नाम है फेरियूल। क्या नाम है? फेरियूल। एक राइट एंगल स्लीव होता है, ब्रास या गन मेटल का बना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूल। तो पहला प्रोसेस क्या है कि इसको ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करके इसमें क्या अटैच करेंगे? फ्यूल। और फ्यूल से अटैक करते हैं गूजनेक। गूजनेक कुछ नहीं होता है, एक बेंड पाइप होता है जो फ्यूल परपेंडिकुलर, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये पाइप है, इस पाइप में ड्रिल किया और ड्रिल करके एक परपेंडिकुलर अटैचमेंट लगा, और उस अटैचमेंट से परपेंडिकुलरली पानी तो ऊपर नहीं चला जाएगा, नीचे लेके पहले जाएंगे उसको, ठीक है ना। तो एक राउंड, समझ रहा है ना, लगा रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग गूज नेक। क्या बोलते हैं? गूज नेक, ठीक है। गूज नेक से हम लोग अटैच करेंगे, अभी ये जो परपेंडिकुलर है ये मुड़ा, और उससे हम लोग सर्विस पाइप अटैच करेंगे, और उस सर्विस पाइप को लेके आपके घर में जाएंगे। कहां जाएंगे? सर्विस पाइप को, सर्विस पाइप से लेके आपको घर में जाएंगे, और घर में जब सर्विस पाइप आपका पहुंच गया, यहां से फ्यूल लगाए, फ्यूल से हम लोग अटैच किए गूज नेक, फ्यूल, गूज नेक, और गूज नेक को लेके घर में आए, घर में आए सर्विस पाइप के जरिए, ये सर्विस पाइप है आपका एसपी, और यहां पे आके एक स्टॉप वाल्व लगाए हम, ठीक है ना। क्या लगाए? एक स्टॉप कॉक लगाए, ठीक है ना। और इस स्टॉप कॉक के लगाने के बाद यहां पे अटैच किए वाटर मीटर, और वाटर मीटर से फिर पानी निकाल के आपके नल में सप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये है सीक्वेंस। पहले क्या? ड्रिल करके फ्यूल लगाते हैं, फिर गूज नेक, फिर सर्विस पाइप, फिर वाटर स्टॉप कॉक, फिर वाटर मीटर, ठीक है। तो यही सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस हमको कहां दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में पहले फ्यूल है, फिर गुजनेक है, फिर सर्विस पाइप है, फिर स्टॉप कॉक है, फिर वाटर मीटर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इस हिसाब से सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मास कर्व मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर यूजेज। ऑप्शन ए सेंसस डाटा एंड कैश फ्लो, दूसरा है कैश फ्लो डाटा एंड वाटर फ्लो डाटा, ऑप्शन सी है वाटर फ्लो, वाटर इनफ्लो डाटा एंड वाटर डिमांड डाटा, ठीक है ना। एंड ऑप्शन डी है वाटर डिमांड डाटा एंड वाटर वेस्टेज डाटा। देखिए क्या है, मास कर्व मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर। किसी भी रिजर्वायर में कितना पानी स्टोर हो रहा है, यह जानने के लिए आपको दो ही डाटा चाहिए होता है कि उस रिजर्वायर के अंदर पानी आ कितना रहा है, और पानी आने के बाद उससे पानी जा कितना रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो पानी जाएगा कितना, जितना पानी का डिमांड होगा। तो आउटफ्लो नहीं लिख के क्या लिख दिया? वाटर डिमांड। तो बेसिकली अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी निकालना है किसी भी रिजर्वायर का मास कर्व मेथड से, तो दो ही चीज आपको चाहिए होता है, इनफ्लो डाटा एंड वाटर डिमांड डाटा, जो कि आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, वाटर इनफ्लो डाटा एंड वाटर डिमांड डाटा, और यही आपका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द रॉन्ग इंपेरिकल फार्मूला, आइडेंटिफाई द रॉन्ग इंपेरिकल फार्मूला नेम, identify the wrong empirical formula name for computing the peak drainage discharge, peak drainage discharge, ठीक है ना। देखिए ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालने के लिए हम लोग के पास डिकेंस और राइव्स फार्मूला होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। डिकेंस एंड राइव फार्मूला होता है। एक वेरी लेसर नोन फार्मूला भी हमारे पास होता है, जिसका नाम होता है नवाब जंग बहादुर फार्मूला, ठीक है, ठीक है। कहीं बहुत सारे बुक में नवाब जंग बहादुर भी लिखा होता है, कहीं अली नवाज जंग बहादुर फार्मूला भी लिखा होता है, यही है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन बी वाला जो है, अली नवाज या नवाब जंग बहादुर फार्मूला कह लीजिए, वो भी हमारे पास है पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। डिकेंस फार्मूला जो सी है वो भी है मेरे पास,
पीक ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालने के लिए, और राइव्स फार्मूला भी है ड्रेनेज डिस्चार्ज निकालने के लिए। तो एक ऑप्शन ए क्या है, वेन टी चौ फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला से हम लोग ड्रेनेज डिस्चार्ज नहीं कैलकुलेट करते हैं, और यही हमारा सही ऑप्शन है, यही रॉन्ग इंपेरिकल फार्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ड्रेनेज डिस्चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग फ्लो वेलोसिटी इन सीवर और ड्रेन्स। फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज नहीं करते हैं? तो पहला है हॉर्टन फार्मूला। क्या है? हॉर्टन फार्मूला, बहुत कॉमन फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा। हॉर्टन फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, कितना इनफिल्टर होगा पानी, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी वगैरह निकालने के लिए, इनफिल्ट्रेशन निकालने के लिए, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का यूज करते हैं, हॉर्टन्स फार्मूला का। और यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है, फ्लो वेलोसिटी सीवर में निकालना है। तो ये ऑप्शन तो होगा, मतलब होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोले, विच ऑफ द फॉर्मूला इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग। हाँ, एकदम इसको यूज नहीं करते हैं, एकदम इसको यूज नहीं करते हैं। दूसरा फार्मूला है कूटर्स फार्मूला। क्या है? कूटर्स फार्मूला। कूटर्स फार्मूला से क्या निकालते हैं हम लोग, चेजी कांस्टेंट। आप लोग पढ़े होंगे चेजी इक्वेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू सी रूट अंडर आर एस। यहाँ जो ये सी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग निकालते हैं कूटर्स फार्मूला से। किससे निकालते हैं? कूटर्स फार्मूला से। उसी तरह से ऑप्शन सी क्या है, क्राइम्प एंड बर्जेज फार्मूला। क्राइम्प एंड बर्जेज फार्मूला, क्राइम्प एंड बर्जेज फार्मूला, इससे भी हम लोग सीवर फ्लो वेलोसिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सीवर फ्लो वेलोसिटी निकालते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक फार्मूला इज नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फ्लो वेलोसिटी इन सीवर ड्रेन्स, ठीक है। तो इस फार्मूला का तो हम लोग यूज करते नहीं है सीवर ड्रेन्स में, हम लोग फ्लो वेलोसिटी निकालने के लिए। इस किस में यूज होता है? इनफिल्ट्रेशन में। और देखिए ध्यान से, तो इसका भी यूज नहीं होता है। कूटर्स फार्मूला का यूज हम लोग कांस्टेंट निकालने के लिए करते हैं, ना कि वेलोसिटी निकालने के लिए। लेकिन अगर देख लीजिए, अगर ये एक गलत हो गया, ये पहला क्या हो गया है, गलत, क्योंकि इसका तो इनफिल्ट्रेशन में यूज होता है, तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन होगा नहीं, हाँ या ना। इसका मतलब ये है कि हमको कूटर्स फार्मूला को मान के चलना पड़ेगा कि ये भी यूज होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्टली, ठीक है। तब जाके सही ऑप्शन आपका निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन ए। नहीं तो ये भी नहीं होता है, ये फार्मूला भी नहीं यूज होता है। दिस फार्मूला इज ऑल्सो नॉट यूज टू कैलकुलेट द फ्लो वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सीवर्स। इस फार्मूला का यूज हम लोग कांस्टेंट निकालने के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि ऑप्शन बी और सी बोथ। अगर ऑप्शन बी एंड सी रहता बोथ, तब हम मान के चलते कि अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। तो आपको क्या मान के चलना पड़ेगा? हॉर्टन्स फार्मूला ही सिर्फ मान के चलिए आप। लेकिन आंसर आपका ये भी होना चाहिए, सॉरी बी एंड सी बोल रहे हैं, ए एंड बी। ये भी आपका वेलोसिटी निकालने के लिए यूज नहीं होता है, ये फार्मूला यूज होता है कांस्टेंट निकालने के लिए। लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, ऑल ऑफ द एबव आप टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेटली यूज नहीं होता है। तो फिर आप क्या कीजिएगा? हॉर्टन्स फार्मूला ही मान के चलिएगा, इनफिल्ट्रेशन वाला। मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन यही है कि ये 4 फार्मूला लिखा हुआ है, हॉर्टन्स फार्मूला, कूटर्स फार्मूला, क्राइम्स एंड ब्लीच फार्मूला। बेसिकली ये 3 फार्मूला लिखा हुआ है, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा फार्मूला जो है वो आपका सीवर में, ड्रेन्स में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज होता है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं यूज होता है सीवर्स में। तो हॉर्टन्स फार्मूला तो बिल्कुल ही नहीं यूज होता है, ये यूज होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी निकालने के लिए। तो ये भी मेरा सही आंसर हो गया। क्या हो गया? सही आंसर हो गया। कूटर्स फार्मूला भी नहीं यूज होता है हमारा वेलोसिटी निकालने के लिए। कूटर्स फार्मूला क्या यूज, किस केस में यूज करते हैं हम लोग? सिर्फ कांस्टेंट, जो चेजी कांस्टेंट है वो निकालने के लिए। तो उस हिसाब से सिर्फ सही आंसर ये भी हो गया मेरा, और इससे वेलोसिटी निकलता है, ठीक है ना, इससे वेलोसिटी निकलता है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये वेलोसिटी दे देता है, ये सही फार्मूला है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर सही एक्चुअली होना क्या चाहिए था? बोथ ऑप्शन ए एंड बी। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो इससे तो कैलकुलेट होता है, तो ऑल ऑफ द एबव नहीं मार सकते हैं हम, हाँ या ना। और लेकिन अब मेरे पास तो 2 ऑप्शन टिक करने का ऐसे है नहीं कि डायरेक्ट ओएमआर सीट में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी लिख दें। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि चेजी कांस्टेंट निकाल लेंगे, और उस चेजी कांस्टेंट से वेलोसिटी तो निकल ही जाता है ना। तो मान के चला है, जो भी क्वेश्चन सेट किया है, कि
इससे कूटर्स फार्मूला से वेलोसिटी भी निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कूटर्स फार्मूला से सिर्फ कांस्टेंट निकलता है, चेजी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का यूज करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आप कूटर्स फार्मूला से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन हॉटन्स को तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अलग है, वेलोसिटी का नामो निशान नहीं है, वहां सिर्फ इनफिल्ट्रेशन निकलता है। तो आप इसी को सही मान लीजिए, इनफिल्ट्रेशन। चलिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मेरे पास दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी एंड क्यू, और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ a bed of crushed stone, gravel और slag of relatively large size। बिल्कुल ट्रिकलिंग फिल्टर बनाते हैं तो उसका बेस रहता है। ऑप्शन पी सही है, मतलब स्टेटमेंट पी जो है वो करेक्ट है। ट्रिकलिंग फिल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बेड ऑफ क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल, स्लैग और रिलेटिवली लार्ज साइज। ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन क्यू भी हम अब स्टेटमेंट क्यू पढ़ रहे हैं। एज सीवेज पासेस थ्रू द फिल्टरिंग मीडिया of the trickling filter an organic film is formed around the particles of filtering media। ये भी ऑप्शन सही है, मतलब आपका ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि P इज करेक्ट, Q इज इनकरेक्ट, नहीं, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है P इज इनकरेक्ट, Q इज करेक्ट, नहीं। ऑप्शन सी कह रहा है बोथ आर इनकरेक्ट, नहीं, बोथ करेक्ट है। ऑप्शन डी है बोथ करेक्ट, यही आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 जैसे गलती से पहले ही डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अब बचा क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम इज, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम इज राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑप्शन बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन सी है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। अगर आपको याद हो किसी भी डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल, अगर ग्रेविटी डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल आपको पता हो तो यही होता है ग्रेविटी डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल। ठीक है, यहां से ये b/3, ठीक है, यहाँ कहीं जाता है, यहाँ से ये b/3, ठीक है, टोटल b। ठीक है, अगर आप इस पे ये अगर हाइट h है, ठीक है, और इसका आप अगर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाइए तो क्या दिखाइएगा, ठीक है, और इसी तरह से इक्विवेलेंट यहाँ h/3 पे लगता है प्रेशर p। उसी तरह से अगर आपको अपलिफ्ट प्रेशर दिखाना है तो ऐसे दिखाइएगा आप। ठीक है, ये अपलिफ्ट दिखाइएगा, यहाँ कहीं यू अपलिफ्ट लग रहा होगा इक्विवेलेंट। ये वैल्यू कितना होता है CWH, वही h आपका हाइट है। तो ये कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ कल्वर्ट, कल्वर्ट क्या है। ठीक है ना, तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। हम लोग तो पढ़ते हैं कि ये ब्रिज ऑफ स्पैन लेस देन, ब्रिज ऑफ स्पैन लेस देन और इक्वल टू 6 मीटर ऑफ लेंथ इज टर्म्ड एज कल्वर्ट। ठीक है ना, बेसिकली एक कल्वर्ट क्या होता है, ब्रिज ही होता है, लेकिन अगर 6 मीटर से स्पैन कम है तो उस ब्रिज को हम लोग कल्वर्ट कहते हैं। ठीक है ना, अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो फिर उसको ब्रिज बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए है ब्रिज विथ स्पैन अप टू 8 मीटर, नहीं। ब्रिज अप टू स्पैन 6 मीटर, ये सही है। ब्रिज अप टू 3 मीटर, नहीं, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी गलत है और ऑप्शन डी भी गलत है। 6 मीटर स्पैन तक के ब्रिज को हम लोग कल्वर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 6 मीटर स्पैन तक के ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्वर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर क्या निकल के आया, बी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ठीक है, वही यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी ऑफ द इंटायर पॉन्डिंग इज अचीव्ड बाय रेज्ड क्रेस्ट एंड ए स्मॉलर पार्ट और नील पार्ट बाय द शटर। तो बेसिकली हम लोग बियर में शटर कहाँ लगाते हैं,
तो नील ही हो गया ना। तो ठीक है, ये बात सही है। और जो भी पॉन्डिंग होता है, क्यों होता है? क्रेस्ट ही बना देते हैं, हाइटिंग के कारण पॉन्डिंग होता है, उस हाइट से ज़्यादा हो जाता है तो बियर से फ्लो होकर आने लगता है। तो ऑप्शन पी सही है। तो जो स्टेटमेंट पी है वो करेक्ट है। क्यों पढ़ते हैं? वियर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाई कंस्ट्रिक्टिंग द विड्थ ऑफ चैनल। नहीं, विड्थ, चैनल के विड्थ को कम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, चैनल के विड्थ को कम नहीं करते हैं, ठीक। हम लोग उस तरह के जगह का चुनाव करते हैं जहां रिवर का खुद ब खुद विड्थ कम हो। लेकिन वियर बनाने के लिए रिवर को विड्थ को हम लोग जानबूझ के कंस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, मतलब छोटा नहीं करते हैं, कम नहीं करते हैं। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आर कह रहा है कि अब बराज इज ए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज मेड बाय क्रिएटिंग चोकिंग कंडीशन। नहीं, चोकिंग कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बराज इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वेयर मेजोरिटी ऑफ द इंटायर पॉन्डिंग अचीव्ड बाय शटर और हाँ ठीक है, और स्मॉलर और नील पार्ट बाय रेज्ड क्रस्ट। बराज में हम लोग रेज्ड क्रस्ट बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो भी पॉन्डिंग होता है उसमें शटर लगाए रहते हैं, शटर के कारण पॉन्डिंग हो रहा है। अगर शटर खोल देंगे कोई पॉन्डिंग नहीं होगा, सारा पानी फ्लो कर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दो स्टेटमेंट सही निकल के आया। कौन सा? पी एंड एस। उस हिसाब से देखिए तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि पी एंड आर, नहीं, आर तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका क्यू एंड एस, एस भी आपका क्यू भी गलत है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है क्यू एंड आर, तो क्यू तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है पी एंड एस, तो पी भी सही है, एस भी सही है, तो उस हिसाब से डी सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका सही डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हाइल सिल्ट इजेक्टर्स आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब डैश दिया हुआ है कि सिल्ट एक्सक्लूडर्स को कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर को कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं और सिल्ट इजेक्टर्स को कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए, सिल्ट एक्सक्लूडर जब भी कंस्ट्रक्ट होता है और रिवर में कंस्ट्रक्ट होता है, और सिल्ट इजेक्टर को हम लोग कहां कंस्ट्रक्ट करते हैं? कनाल में। अब रिवर में कहां सिल्ट एक्सक्लूडर को कंस्ट्रक्ट करते हैं? अप स्ट्रीम साइड में। कहां? अप स्ट्रीम ऑफ द रिवर। और सिल्ट इजेक्टर कहां? डाउन स्ट्रीम ऑफ द कनाल हेड। थोड़ा कनाल हेड, जहां कनाल हेडवर्क बनाया है उससे थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग सिल्ट इजेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन अब देख रहे हैं क्या किया गया आपका यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 ना, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन ए क्या है? ऑन द रिवर बेड एंड ऑन द बैंक ऑफ हेडवर्क। ऑन द रिवर बेड, ऑन द डाइवर्सन ऑफ हेडवर्क। नहीं, रिवर बेड पहला तो सही है, सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर बेड, ये सही है। वाइल सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द डाइवर्सन ऑफ हेडवर्क। नहीं, डाइवर्सन पे तो कंस्ट्रक्ट ही नहीं करता है, हेडवर्क से थोड़ा सा आगे, डाइवर्सन पे नहीं। दूसरा कह रहा है कि ऑन द रिवर बेड, ठीक है, पहले के लिए सही है। ऑन द बेड ऑफ टेकन कनाल, हाँ ये सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑन द बेड ऑफ टेकन कनाल, नहीं, तो गलत ही होगा ना। पहले कनाल में तो हम लोग कंस्ट्रक्ट ही नहीं करते हैं सिल्ट एक्सक्लूडर, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑन द बेड ऑफ टेकन, नहीं, ये भी गलत हो गया क्योंकि सिल्ट एक्सक्लूडर कनाल में कंस्ट्रक्ट करते ही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। यहां 22 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डिस्चार्ज दैट रिलेटिवली कांस्टेंट एंड फिक्स विद इन द लिमिट। तो देखिए, आपको यहां आउटलेट दिया हुआ है, 3-4 तरीके का आउटलेट दिया हुआ है, जैसे नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, मॉड्यूलर आउटलेट और नन ऑफ द अबव, ठीक है, डी। तो हम आपको बताया था कि नॉन मॉड्यूलर आउटलेट क्या होता है? वैसा कनाल आउटलेट जिसके थ्रू जो डिस्चार्ज आ रहा है वो डिपेंड किस पे करता है? कितना वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी में है और कितना वाटर कोर्स में है। अगर जो डिस्चार्ज हमको मिल रहा है वो डिपेंडेंट है वाटर लेवल इन अ डिस्ट्रीब्यूटरी और वाटर लेवल इन अ वाटर कोर्स, तो उस तरह के आउटलेट को हम लोग बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर आउटलेट। तो ये फिक्स नहीं होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटरी में या वाटर कोर्स में वाटर का लेवल ऊपर नीचे होगा तो डिस्चार्ज भी कम ज़्यादा होगा। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिक्स्ड, मतलब जो मिल रहा है वो कांस्टेंट मिल रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए गलत हो गया, नॉन मॉड्यूलर में ये नहीं मिलेगा। सेमी मॉड्यूल्स,
सेमी मॉड्यूल्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो डिस्चार्ज है वो वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी पर डिपेंड करता है, वाटर कोर्स में कितना वाटर है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां भी वेरिएशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटरी में ही वाटर का लेवल ऊपर नीचे हुआ तो फिर यहां डिस्चार्ज भी ऊपर नीचे होगा, कम ज्यादा होगा, फिक्स्ड तो नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी भी आपका गलत हो गया। और तीसरा है मॉड्यूलर आउटलेट्स। बिल्कुल, मॉड्यूलर आउटलेट्स में वाटर कोर्स में कितना डिस्चार्ज है और डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना डिस्चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप एक डिस्चार्ज डिसाइड किए हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप मॉड्यूलर आउटलेट बनाए हैं, तो उतना डिस्चार्ज आपको मिलते रहेगा हमेशा। तो ये ऑप्शन सी सही है। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो नहीं, एक तो सही हो गया, तो फिर नॉन ऑफ दी अबव का क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट आर बेड बार्स। अच्छा, बेड बार्स, जैसे ही बार्स आया आप बार मत समझ लीजिएगा इसको, आयरन बार्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्रोफाइल वाल्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रोफाइल वाल्स, ठीक है ना। अब देखिए इसका डेफिनेशन बेसिकली आपको दिया है चारों में और पूछ रहा सही क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है दे आर आयरन रॉड्स। नहीं, आयरन रॉड्स होते ही नहीं है बेड बार। दूसरा, दे आर ए स्मॉल सेडिमेंट आइलैंड लाइक डिपोजिट फॉर्म्ड ऑन द कैनाल। नहीं, ये भी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी देखिए, दे आर कंस्ट्रक्टेड एट अ सुटेबल इंटरवल्स along unlined canal so as to serve as permanent reference mark and thus to indicate the करेक्ट अलाइनमेंट। ये पूरा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखा हुआ है, रेफरेंस मार्क्स तक ही लिखा हुआ है। इसके आगे क्यों रेफरेंस मार्क काहे के लिए बनाते हैं? ताकि जो मेरा कनाल है उसका करेक्ट अलाइनमेंट हमको पता चलते रहे, इसके लिए हम लोग बनाते हैं बेड बार्स। क्या बनाते हैं? बेड बार्स। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? दे आर कंस्ट्रक्टेड एट सुटेबल इंटरवल अलोंग द अनलाइंड कनाल टू सर्व एज परमानेंट रेफरेंस मार्क दस टू इंडिकेट द करेक्ट अलाइनमेंट। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ऑप्शन डी फिर से दे आर वेरी लार्ज आइलैंड, नहीं, ये गलत। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी, एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी, आपको इफिशियंसी कितना दिया हुआ है? इफिशियंसी कितना दिया हुआ है? 80%। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है आपको? 100 मीटर क्यूब। हेड कितना दिया हुआ है आपको? 100 मीटर। आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस कितना होगा। एज्यूमिंग 80% इफिशियंसी, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज एंड 100 मीटर ऑफ डिजाइन हेड, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिकल पावर कितना प्रोड्यूस होगा आपको बताना है। इलेक्ट्रिकल पावर कितना प्रोड्यूस होगा आपको बताना है। और यहां पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज 80 मेगावाट्स, 800 मेगावाट्स। ऑप्शन बी इज 8000 किलोवाट्स। ऑप्शन सी इज 7 times 0 6 7। ये है आपका वाट्स। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो देखिए आपको इतना सारा डाटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा सही आंसर है। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है, या कोई भी पावर का बात करें बेसिकली, अगर हम लोग बताए तो पावर क्या होता है, हम लोग बताए थे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। अरे बोलिए हाँ या ना। या वर्क डन ऑन एनर्जी का दूसरा, वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर जितना, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर जितना वर्क करते हैं उतना एनर्जी स्टोर होता है। वैसे भी देख लीजिए वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। तो इसको दूसरे लहजे में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, वर्क डन और एनर्जी सेम ही बात है। अब बताइए आप हमसे, अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा वर्क डन या कौन सा एनर्जी
जो होगा पानी में जो इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पानी का नीचे आएगा, गिरेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। तो यहाँ मास तो दिया नहीं है, वाटर का डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से अगर मास हम लिखने जाए तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू वी, क्या हो जाएगा रो इंटू वी। बहुत बढ़िया। और डिस्चार्ज को हम लोग बात करें तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। देखिए ना, मीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम टाइम, ठीक है। अब इसे यहां पुट कर दें एनर्जी के लिए, तो एनर्जी क्या निकल के आएगा बाबू, एम के जगह क्या लिख सकते हैं रो इंटू वी, और जी तो है ही और एच तो एच है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर इसको हम क्या कर लें, अगर हमको यहाँ वेलोसिटी, अगर इस वॉल्यूम को अगर हमको डिस्चार्ज के टर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो यहाँ एनर्जी को क्या लिख सकते हैं रो q इंटू टी इंटू जी इंटू एच। अब एनर्जी आ गया, अब इसको क्या करना है टाइम से डिवाइड करते हैं तो पावर आ जाएगा ना। देखिए तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो q टी जी एच अपॉन टी, यहां से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रो क्यू जी एच, ठीक है। अब रो देखिए क्या है वाटर, तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000। डिस्चार्ज आपको कितना दिया हुआ है 100, जी का वैल्यू कितना ले लें 10, हेड कितना दिया हुआ है एच क्या होगा हाइट, हेड कितना दिया हुआ है 100। और एक बात और, यहां इफिशियंसी भी दिया हुआ है, इतना तो टोटल पावर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इफिशियंसी कितना है 80%। तो हमको पूरा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा जितना इफिशियंसी होगा। तो अगर इफिशियंसी दिया रहता है उस केस में पावर क्या हो जाता है इफिशियंसी टाइम्स रो क्यू जी एच, ठीक है ना। तो यहां इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 0.8, तो उससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फाइनली आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 8/10 कैंसिल आउट, 2 3 5 और 2 7, 8 इंटू 7 टाइम्स 0, 6, 7 टाइम्स 0, और आंसर वाट में होगा। सारा ऐसा ही में पुट किए हैं तो वाट में होगा। ऑप्शन कौन सा सही निकल के आया, ऑप्शन 25। चलिए लिखना चाहिए लिख लीजिए, कर लीजिए। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है P% ऑफ अर्थ डैम फेलियर्स आर ड्यू टू hydraulic failures, Q% of earth dam failures are due to seepage failure, R% of earth dam failure are due to structural failure, और PQR का डिफरेंट परसेंटेज यहाँ ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जनरली अर्दन डैम का जो फेलियर होता है हम लोग मान के चलते हैं कि 40% अर्दन डैम हाइड्रोलिक फेलियर होता है, और बाकी जो बच गया स्ट्रक्चरल फेलियर और सीपेज फेलियर, वो 30% डैम्स सीपेज के कारण फेल करते हैं और 30% डैम स्ट्रक्चरली साउंड नहीं होने के कारण फेल करते हैं। ये डाटा है हमारे पास। लेकिन जो आपका ऑप्शन है ना, यहां ऑप्शन ए P40%, ऑप्शन डी P40%, ऑप्शन बी P25%, P33%। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो होगा नहीं। लेकिन यहाँ Q और R जो दिया हुआ है, यहाँ Q दिया हुआ है 33% और R दिया हुआ है 25%, और यहाँ जस्ट अपोजिट Q 25 और R 33, जो कि होता कितना है एक्चुअली 30-30। अब पता नहीं कहाँ से डाटा उठाया है, क्या डाटा है नहीं है। अब आप या तो डी को सही मानिए या फिर ए को सही मानिए, हाँ या ना, कि 33 इसमें फेल करता है या सीपेज में, एज सच कोई ऑथेंटिक डाटा है नहीं। दोनों को आप किसी एक को आप सही मानिए। ये एक्चुअली एक तरह के अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये वो क्वेश्चन है, क्या सही क्या गलत कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कोई ऑप्शन डी मारा होगा, कोई ऑप्शन ए मारा होगा, और बीपीएससी का मर्जी कोई जो सही मान ले, ठीक है ना, क्योंकि डाटा के हिसाब से जो मान लीजिए आप, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप जाइए ना तो इसको आप सही मार के आते। क्या स्ट्रक्चरल, जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो प्रॉपर अगर मॉनिटरिंग वगैरह हम लोग करते हैं तो स्ट्रक्चरल फेलियर होने के कम ही चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल फेलियर होने के कम ही चांसेस होते हैं, तो थोड़ा कम कर देते हैं। तो स्ट्रक्चरल फेलियर जो एस है मेरा, उसको कम कर देते हैं हम लोग। कितना रखते हैं, PQR स्ट्रक्चरल फेलियर
हाँ, आर इज स्ट्रक्चरल फेलियर। तो स्ट्रक्चरल फेलियर को अगर थोड़ा कम कर दें हम लोग और सीपेज के कारण ज्यादा फेल करता है तो ये ऑप्शन मार्क है। ये दोनों ऑप्शन में ठीक है, 30-30 जनरल डाटा है, लेकिन अगर फिर भी हम इन दोनों के बीच अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना हो तो मेरा अगर ओपिनियन अगर हमको टिक करना होता तो हम ऑप्शन ए टिक करके आते। वैसे कोई ऑप्शन डी भी टिक करके आए होंगे तो वो भी उनका मर्जी है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ऑप्शन ए मान के चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, स्टेटमेंट पहला क्या है? अ कनाल फ्लोज बिलो ड्रेन इन एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट। नहीं, कनाल फ्लोज बिलो द ड्रेन मतलब ड्रेन ऊपर और कनाल नीचे नहीं। एक्वाडक्ट में, साइफन एक्वाडक्ट में कनाल ऊपर होता है और ड्रेन नीचे होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर साइफन एक्वाडक्ट और एक्वाडक्ट का बात करें तो कनाल ऊपर होता है, ड्रेन नीचे होता है। देखिए नेक्स्ट है ड्रेन फ्लोज बिलो द कनाल। हाँ, ड्रेन फ्लो बिलो द कनाल इन एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट एंड ड्रेन फ्लोज एवर द कनाल इन सुपर पासेज। ये सही स्टेटमेंट है, सुपर पासेज में ये होता है। तो यहां देखिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं, इंजीनियर चॉइस टू लेट। नहीं, मेरा चॉइस इंजीनियर चॉइस टू लेट द ड्रेन फ्लो एबव बिलो द कनाल एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट आल्सो इन सुपर पासेज। नहीं, मेरा चॉइस नहीं होता है। ज्योग्राफिक लोकेशन किस तरह का है, सिचुएशन का डिमांड किस तरह से है, उस तरह से हम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि कभी किसी को ऊपर कर दिए कभी किसी को नीचे कर दिए। ठीक है ना, इट्स इंजीनियर चॉइस टू लेट द ड्रेन फ्लो एबव और बिलो द कनाल इन एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट। नहीं, तो फिर नाम ही बदल जाएगा, वो ऐसा बात नहीं है। एबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, नहीं ये भी सही बात नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल इज डिफाइंड एज। बेसिकली डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल का। तो फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। आउटलेट पे कितना डिस्चार्ज मिला, क्यू। बेसिकली अगर आपको अगर हम बताएं फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल क्या होता है, मेरा फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल इज इक्वल टू होता है डेल्टा आउटलेट चेंज इन डिस्चार्ज एट आउटलेट अपॉन डेल्टा डिस्ट्रीब्यूटरी, सॉरी और क्यू डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी मॉड्यूल। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? आउटलेट डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल डिस्चार्ज। नहीं, डिस्चार्ज तो होता है, चेंज इन डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। चेंज इन डिस्चार्ज और डिस्चार्ज में फर्क है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। आउटलेट डिस्चार्ज नहीं, चेंज इन आउटलेट डिस्चार्ज। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी पे चलते हैं। कह रहा है कि डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटरी। नहीं, डेप्थ से होता ही नहीं है, हम लिख दिए हैं वहां। ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ वाटर इन डिस्ट्रीब्यूटरी। नहीं, डेप्थ से मतलब ही नहीं है, डिस्चार्ज चाहिए हमको। ऑप्शन डी कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। हाँ, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन क्या निकल के आया? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि लाइसीमीटर इज यूज टू। आपको पता ही होगा कि लाइसीमीटर को हम लोग काहे के लिए यूज करते हैं? इवेपो ट्रांसपिरेशन या कंजम्पटिव यूज कैलकुलेट करने के लिए, इवेपो ट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, अगर इवेपो ट्रांसपिरेशन को ऑप्शन में नहीं लिखे कंजम्पटिव यूज भी लिखता तो उसको हम लोग मान लेते। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ग्राउंड वाटर रिचार्ज रेट्स। नहीं, इसके लिए लाइसीमीटर नहीं यूज करते हैं। ऑप्शन बी है इवेपो ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल। ऑप्शन सी है इंटरसेप्शन लॉसेस, नहीं। एंड ऑप्शन डी इज लेक इवापोरेशन, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि व्हाट आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ कैचमेंट एरिया एप्लीकेबिलिटी ऑफ द यूज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है ना, तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि लेस देन 5000 किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में भी आपको लेस देन 5000 स्क्वायर मीटर है और ऑप्शन
बी में भी 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और लोअर लिमिट जनरली 200 हेक्टेयर हम लोग मान लेते चलते हैं, तो 200 हेक्टेयर पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी और डी तो होगा नहीं, अपर लिमिट है, देयर इज अपर लिमिट 5000 किलोमीटर स्क्वायर से बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव होगा नहीं, और ये 2000 मीटर स्क्वायर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 200 हेक्टेयर से लेके और ये 5000 किलोमीटर स्क्वायर वाला ये पहला ऑप्शन, ये सही है ऑप्शन आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज यूज्ड इन रिवर फ्लो मेजरमेंट, रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर्स इज यूज्ड इन रिवर फ्लो मेजरमेंट, ठीक है। एकॉस्टिक डॉपलर वेलोसिटी मीटर, वेलोसीमीटर, तो डॉपलर में हम लोग यूज ही करते हैं, डॉपलर वेलोसीमीटर यूज करते हैं, तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी बिल्कुल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। करंट मीटर यूज करते हैं, पाइजेमी करंट मीटर, ठीक है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। जब तीनों सही है तो मेरा सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरा, ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर चैनल फ्लो राउटिंग, चैनल फ्लो राउटिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो पहला है आपका पल्स मेथड, क्या है, पुल्स मेथड भी बोलते हैं, पुल्स मेथड, पुल्स मेथड। ऑप्शन बी है मॉडिफाइड पुल्स मेथड, ठीक है ना, मॉडिफाइड पुल्स मेथड। ऑप्शन सी इज गोड्रिच मेथड, गोड्रिच मेथड, गोड्रिच मेथड, एंड ऑप्शन डी इज मस्किंगम मेथड, मस्किंगम मेथड, ठीक है ना। अब फ्लड राउटिंग जब हम लोग पढ़े थे, फ्लड राउटिंग जब हम लोग पढ़े थे, फ्लड राउटिंग, तो फ्लड राउटिंग में हम लोग दो चीजें थे, एक था रिजर्वायर राउटिंग, रिजर्वायर राउटिंग, और दूसरा था हमारा चैनल राउटिंग, स्ट्रीम राउटिंग, ठीक है, चैनल राउटिंग, ठीक। रिजर्वायर राउटिंग के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते थे हम लोग, पुल्स मेथड यूज करते थे हम लोग, कौन सा यूज करते थे हम लोग, मॉडिफाइड पुल्स मेथड यूज करते थे, मॉडिफाइड पुल्स मेथड यूज करते थे हम लोग, गुडरिच मेथड भी यूज करते थे, गुडरिच मेथड भी यूज करते थे, कहां पे बाबू, रिजर्वायर राउटिंग में। लेकिन जब चैनल राउटिंग का बात आता था तब हम लोग कौन सा मेथड, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मस्किंगम मेथड होता था, क्या होता था, मस्किंगम मेथड। और आपसे क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चैनल फ्लो राउटिंग, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ये सारा यूज होता है फ्लड राउटिंग के लिए, सारा मेथड किसका है, फ्लड राउटिंग का, लेकिन ये ऊपर वाला 3 किसका है, रिजर्वायर राउटिंग का, किसके लिए है, रिजर्वायर राउटिंग के लिए, और ये जो सिंगल बचा ये किसके लिए है, चैनल राउटिंग के लिए, चैनल फ्लो राउटिंग कह लीजिए, चैनल फ्लो राउटिंग, ठीक है। तो सही ऑप्शन है डी, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते, अगला है क्वेश्चन नंबर 33, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट्स ड्यूटी इज 728 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन द फील्ड एंड द बेस पीरियड फॉर द क्रॉप इज 240 डेज। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 360 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर, ठीक है। दिया क्या क्या है, अगर देखें क्वेश्चन में तो आपको गिवन क्या क्या है, आपको बी दिया हुआ है, बेस पीरियड कितना दिया हुआ है, बेस पीरियड आपको 240 दिन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आपको ड्यूटी दिया हुआ है, आपको डी दिया हुआ है 728 हेक्टेयर पर क्यूमेक, ठीक है। आपको निकालना है डेल्टा, आपको डेल्टा फाइंड करना है, तो डेल्टा ड्यूटी में आपको रिलेशन होगा 8.64 बी अपॉन डी, जहां बी को किस में पुट करना होता है, डे में, और डी को किस में पुट करना होता है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में, और आपका जो डेल्टा आता है किस यूनिट में आता है, मीटर में। पुट कर दीजिए सीधे सीधे 8.64 इंटू बी यानी 240 अपॉन
1728। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आता है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाइए तो दैट इज कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ब्लानेक क्रीडल मेथड इज। जानते हैं कि ब्लानेक क्रीडल मेथड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फिर से इवापोरेटर रेस्पिरेशन कैलकुलेट करने के लिए, कंजम्पटिव यूज कैलकुलेट करने के लिए ब्लानेक क्रीडल मेथड यूज करते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है एस्टिमेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज, नहीं यूज करते हैं। ठीक है ना। रिजर्वायर इवापोरेशन, नहीं, इवापोरेशन के लिए तो यूज होता ही नहीं है। बोथ ऑफ दी एबव, मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी, नहीं, दोनों गलत है तो ये भी गलत हो गया। एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव, ये सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इफ हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ रिवर इज 2 मीटर एंड लॉन्गिट्यूडनल बेड स्लोप is 0.0001, what will be the expected smaller size of sediment particles that will be particles on the bed of river। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका अबाउट 4.5 mm। ठीक है, ऑप्शन बी है अबाउट 2.36 mm एंड ऑप्शन सी है आपका 1.18 mm और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो मेरे पास जो स्मॉलेस्ट साइज ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या है, डी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन, हम लोग ये यूज करते हैं 11 RS। ठीक है, मतलब डी का जो वैल्यू होना चाहिए वो 11 RS के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका डी क्या है, साइज ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल्स एट द बेड। ठीक, अब यहां पे देखिए आपको वैल्यू पुट कीजिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 11, आर का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है, ऑब्वियसली 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। पार्टिकल साइज किसमें दिया हुआ है, एमएम में। आप देखिए यहां आर जो क्या है मेरा हाइड्रोलिक रेडियस है, इसी का यूनिट होगा, इसका तो स्लोप का यूनिट होगा नहीं, नंबर यूनिट होगा नहीं, इसको हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो गया 2 to the power 10 to the power 3, तो ये आंसर मेरा एमएम में आएगा। और एस बेड स्लोप यानी 0.0001, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.2। अब देखिए यानी कि जो डी का आपका वैल्यू होना चाहिए वो या तो 2.2 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर आना चाहिए, मतलब सबसे छोटा साइज जो पार्टिकल का आपका आएगा डी इज इक्वल टू वो कितना आएगा 2.2 mm होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन अगर हम देखें तो यहां ऑप्शन कितना है 4.5, 2.36, 1.18 एंड नॉन ऑफ दीज। देखिए ये जो है 1.18 लिखा हुआ ये डायरेक्ट ऑप्शन है, मतलब यही है, लेकिन इन दोनों ऑप्शन से पहले एक वर्ड देखिए क्या लगा हुआ है, अबाउट। क्या लगा हुआ है, अबाउट। अबाउट मींस लगभग, अप्रॉक्स। तो देखिए यहां 2.2 आया है और ये कितना है 2.36, 2.2, 2.3 पॉइंट के बाद कोई बहुत ज्यादा 2.2 और 2.36 में वैल्यू में अंतर है नहीं। और नॉन ऑफ दीज भी हम टिक कर सकते हैं, टिक करने को नॉन ऑफ दीज भी कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम साइज कितना आ रहा है 2.2। लेकिन नॉन ऑफ दीज क्या हो जाता है, बहुत हार्ड और एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, किसी के बारे में कहते हैं कि ना कोई नहीं होगा, जबकि यहां क्लियर ऑप्शन नहीं लिखा है 4.5 mm, 2.36 mm। अगर इस तरह का ऑप्शन लिखा होता, अगर ये अबाउट नहीं लगाया होता तो हम एकदम नॉन ऑफ दीज टिक करते। लेकिन जहां अब अबाउट लिख दिया है तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि इसी को ऑप्शन लेके चले और मान के चले कि 2.2 है तो 2.36 इज अबाउट 2.2 ही है, आसपास ही है, और इसको हम आंसर मान लेते हैं। अब देखिए बीपीएससी किसको आंसर मानता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अबाउट लिखा है इसको आप कंसीडर कीजिए, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसको लेके आप ये कंसीडर कीजिए आंसर 2.36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है अ नेचुरल रिवर इज कन्वेइंग अ फ्लो ऑफ
2500 क्यूमेक, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेटेड पेरीमीटर ऑफ द रिवर क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। वेटेड पेरीमीटर निकालना है आपको, डिस्चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, रिवर का। ऑप्शन कितना है 23.75, ऑप्शन ए इज 23.75, ऑप्शन बी इज 2375 मीटर, ऑप्शन सी इज 237.5 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 327.5 मीटर, ठीक है। देखिए ये बेसिकली आपको अगर डिस्चार्ज दिया हुआ है, वेटेज पेरीमीटर निकालना है, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं, सिर्फ लेसी इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? लेसी इक्वेशन ही आएगा वेटेड पेरीमीटर का। और लेसी इक्वेशन क्या कहता है वेटेड पेरीमीटर के लिए? वेटेड पेरीमीटर इज नथिंग बट 4.75 रूट अंडर क्यू, और यहाँ क्यू आपको दिया हुआ है कितना 2500, तो रूट अंडर 2500, तो ये P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.75 इंटू 50 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 237.5 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 30, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कॉमनली यूज्ड स्पेसिंग डिजाइन फॉर ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड। The mathematical expression commonly used for spacing design of tile drainage system is called, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका वीटी चाव, नहीं वो तो हाइड्रोलॉजिक साइकिल के लिए यूज करते थे, ठीक है। हॉटन ये यूज नहीं करते थे। ऑप्शन बी को छोड़ देते हैं, होगाउट मेथड है, होगदाउट इक्वेशन है, इसको छोड़ देते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हॉटन इक्वेशन। हॉटन इक्वेशन को भी यूज नहीं करते हैं हम लोग, इनफिल्ट्रेशन में भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी है आरजे गैड्रे इक्वेशन, आरजे गैड्रे इक्वेशन, इसको यूज हम लोग सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट में करते हैं, तो ये भी नहीं, तो बच के क्या है होगडाउट इक्वेशन, यही सही है, मेरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ग्राउंड वाटर फ्लो इज एनालाइज बाय यूजिंग, ठीक है ना। ऑप्शन ए है डार्सी इक्वेशन, ऑप्शन बी है रिनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन सी है न्यूटन्स लॉ और ऑप्शन डी है ग्लेयर स्किन प्रिंसिपल, ठीक है। ऑप्शन बी रिनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जिसका इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ पाइप फ्लो में है। ग्राउंड वाटर एनालाइज करने के लिए क्या ही रिनॉल्ड्स नंबर का यूज होगा, तो ऑप्शन बी होगा नहीं। न्यूटन्स लॉ आपको पता ही है, न्यूटन्स लॉ का यहाँ क्या रोल ग्राउंड वाटर में, ठीक है। और ये कैसा ही ग्लेयर स्किन प्रिंसिपल लिख दिया है, सच यहाँ कुछ यूज होता नहीं, आप लोग पढ़े होंगे कि सारा परमियाबिलिटी पोरोसिटी, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर फ्लो क्या होगा, परमियाबिलिटी होगा, पोरोसिटी होगा, सीपेज होगा, और सारा को एनालाइज करने के लिए कौन सा डार्सीज इक्वेशन, डार्सीज लॉ, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है गिवन DMM एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल में लेसी सिल्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज। आपको लेसी सिल्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो आपको याद होगा कि लेसी सिल्ट फैक्टर F जो होता है मेरा, लेसी सिल्ट फैक्टर F क्या, लेसी सिल्ट फैक्टर F जो होता है मेरा, ये होता है 1.76 रूट अंडर D इन mm, 1.76 रूट अंडर D इन mm, ये आपको पता होगा। और ऑप्शन आपको देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.72 रूट अंडर D इन mm, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 1.75 D इन mm, होगा ही नहीं। ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 1.77, ये भी होगा नहीं। ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, बिल्कुल यही होगा क्योंकि हमको पता है कि यही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा, डी, ठीक है ना। लेसी बहुत सारा अपना इंपेरिकल इक्वेशन दिया हुआ था जिसमें एक सिल्ट फैक्टर भी है, इसी सिल्ट फैक्टर को यूज करके हम लोग वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते थे। अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी क्या होता था, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 होल टू दी पावर 1/6, यहाँ जो सिल्ट फैक्टर हम यूज करते थे। और पीछे एक यूज किए ही इक्वेशन हम लोग क्या वेटेड पेरीमीटर निकालने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हाइड्रोलिक रेडियस भी निकालना था तो हाइड्रोलिक रेडियस के लिए आपका उनका अपना इक्वेशन था वी स्क्वायर अपॉन एफ, यहाँ भी यूज करते थे। ये सब सिल्ट फैक्टर है, एफ सिल्ट फैक्टर है, ये सिल्ट फैक्टर है और सिल्ट फैक्टर का ये इक्वेशन है। तो ये सब लेसी का इक्वेशन आप लोग को याद ही होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, आर्मरिंग इज डिफाइंड एज। देखिए आर्मरिंग क्या है ना, जनरली जब रिवर में फ्लो हो रहा होता है तो रिवर में क्या होता है, वाटर के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट करता है रिवर अपने साथ, और सेडिमेंट का डिपोजिशन होते जाता है अलोंग द कोर्स ऑफ
जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है वैसे वैसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। तो जनरली क्या होगा, जो बड़ा सेडिमेंट होगा जल्दी सेटल होगा, यही ना है कि वो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ज़्यादा लगेगा, अपने वेट के कारण सेटल करेगा, है या ना। या पार्टिकल साइज पे भी डिपेंड करता है, अगर छोटा पार्टिकल है, स्टोक्स प्रिंसिपल वगैरह देखे तो वहाँ बड़ा पार्टिकल जल्दी सेटल करता है, छोटा ऊपर रहता है। तो जनरली रिवर में क्या होता है कि छोटे पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं और लार्जर पार्टिकल्स नीचे रहते हैं। लेकिन यही सीन कहीं कहीं बदल जाता है। देखा क्या जाता है कि छोटे वाले पार्टिकल नीचे हैं लेकिन उससे बड़े वाले पार्टिकल कहाँ दिख रहा है, ऊपर। एक तरह का एनामोली है और इसी को बोलते हैं आर्म रिंग। In a river, when relatively a smaller particles is found on the surface and relatively larger particle is below the surface or in the subsurface, then this is called as arm ring. This is called as arm ring. वही उसी का आपका डेफिनेशन पूछा है। देखिए ऑप्शन ए क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्बैंकमेंट ऑफ रिवर। नहीं, इम्बैंकमेंट से कुछ लेना ही देना नहीं है आर्म रिंग को। ऑप्शन बी क्या है आपका, ऑप्शन बी है द प्रोसेस ऑफ सैंड डिपोजिशन। नहीं, सैंड डिपोजिशन उसे कुछ नहीं लेना देना है। ऑप्शन सी कह रहा है द प्रोसेस ऑफ बैंक इरोजन। नहीं, इसको भी मतलब नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ए स्मॉलर साइज पार्टिकल फ्रॉम द रिवर बेड सरफेस लीविंग ओनली लार्जर साइज पार्टिकल ड्यूरिंग द सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट। ये सही आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसीडर्ड इनटू, ठीक है ना, हैव जनरल मोबाइल बाउंड्री चैनल कैन बी कंसीडर्ड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है ना। अब हमारे पास दो तरह के चैनल होते हैं बेसिकली। चैनल तो बहुत प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक, नेचुरल चैनल, आर्टिफिशियल चैनल, रिजिड बाउंड्री चैनल, मोबाइल चैनल। तो रिजिड बाउंड्री चैनल किसको बोलते हैं, वैसा चैनल जिसका बेड स्लोप, जिसका डेप्थ, जिसका विड्थ, जिसका प्लानिफॉर्म या लेआउट कह लीजिए चेंज नहीं होता है, उस तरह के चैनल को क्या बोलते हैं, रिजिड चैनल, है ना। और जिसका चेंज होते रहे ये चारों चीजें, उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल चैनल। मोबाइल मतलब क्या, मूवेबल, फ्री, ठीक है ना। तो रिजिड चैनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 क्योंकि कुछ नहीं बदलता है उसका। और मोबाइल चैनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 4। कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, अगर बात करें मोबाइल चैनल का, तो मोबाइल चैनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 4। मोबाइल चैनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो होता है 4। और ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है डेप्थ, उसका डेप्थ वैरी कर सकता है। दूसरा होता है विड्थ, उसका विड्थ बेस का वैरी कर सकता है। तीसरा होता है उसका बेड स्लोप इरोड होकर वैरी हो सकता है। और चौथा होता है प्लानी फॉर्म, या फिर इसी को लेआउट कह लीजिए, और लेआउट, ठीक है ना, लेआउट चेंज हो सकता है। ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, ये 4 चीजें चेंज करती है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका, डेप्थ ऑफ फ्लो, बेड एकदम चेंज हो सकता है। कौन कौन से 4 हैं पूछ रहा है, कि मतलब 4 या 5 जो भी हैं कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला डेप्थ ऑफ फ्लो, बिल्कुल डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ वैरी करता है। दूसरा है वेड विड्थ, बिल्कुल वेड विड्थ वैरी करता है। तीसरा है बेड साइड स्लोप, नहीं यहाँ साइड स्लोप कहीं आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन ए आपका इस हिसाब से गलत हो गया। 4 ही चेंज करता है और 4 में साइड स्लोप नहीं आता है, तो ये गलत। ऑप्शन बी देखते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो बिल्कुल सही, विड्थ ऑफ फ्लो बिल्कुल सही, बेड ऑफ विड्थ सही, साइड स्लोप यहां भी आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में साइड स्लोप तो होता ही नहीं। ऑप्शन सी देखिए, डेप्थ ऑफ फ्लो सही है, विड्थ ऑफ बेड ये भी सही है, longitudinal slope is nothing but bed slope, longitudinal slope is bed slope and planiform। देखिए ये चारों आगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी देख लीजिए, ऑप्शन डी में एक आया है डेप्थ ऑफ फ्लो होता है, बेड विड्थ होता है, प्लानिफॉर्म होता है, सेडिमेंट ग्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द मोर करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, कह रहा है कि अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक एनर्जी इक्वेशन एंड सीक्वेंट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स। बिल्कुल स्पेसिफिक फोर्स का जब भी बात करते हैं तब सीक्वेंट डेप्थ बोलते हैं, और जब स्पेसिफिक एनर्जी का बात करते हैं तो अल्टरनेट डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। एकदम सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए एकदम सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी देखते हैं, कह रहा है अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फोर्स। नहीं, अल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी में होता है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू टोटल एनर्जी इक्वेशन। नहीं। ऑप्शन डी अल्टरनेट डेप्थ इज रिलेटेड टू टोटल मोमेंटम इक्वेशन। नहीं। ऑप्शन 42 का
ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना। अरे आप एनर्जी इक्वेशन याद होगा ना, अल्टरनेट डेप्थ का हम लोग बात करते थे। ये डेप्थ होता था, दो डेप्थ, दिस इज y2, दिस इज y1, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट डेप्थ y2 y1, ठीक है ना। और वहां पे जब भी हम लोग बात करते थे तो सीक्वेंट डेप्थ बात करते थे हम लोग, ठीक है। OCF तो याद ही होगा आपको। तीसरा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम एंड द स्पेसिफिक फोर्स इज मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। स्पेसिफिक एनर्जी तो मिनिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, ए तो यहां से ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन ड्यू टू अल्टरनेट मर्ज अ सिंगल वैल्यू बट सीक्वेंस नहीं। ऑप्शन सी देखते हैं, एट अ क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन एनी सरफेस डिस्टर्बेंसेस वेव ऑलवेज प्रोपगेट इन बोथ अप स्ट्रीम, नहीं अप स्ट्रीम में, सिर्फ डाउन स्ट्रीम। ऑप्शन डी, एट क्रिटिकल फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन ए स्पेसिफिक फोर्स इज इक्वल टू ए स्पेसिफिक एनर्जी, नहीं। ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इक्वल टू स्लोप ऑफ बेड चैनल। देखिए जब यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो एनर्जी का कोई लॉस हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्लोप उसमें एनर्जी का स्लोप, वाटर सरफेस का स्लोप और बेड चैनल का स्लोप दोनों बराबर होता है। जैसे SF मेरा एनर्जी स्लोप होता है, S0 मेरा क्या होता है? बेड स्लोप होता है। ये दोनों बराबर होता है और ये वाटर सरफेस के साथ ही कोइंसाइड करता है। अगर बात करें हम यूनिफॉर्म फ्लो, ये अगर हम कंसिडर करें, देखिए चैनल है मेरा कोई, ठीक है, ये वाटर सरफेस लाइन है और ये मेरा वेलोसिटी हेड के कारण ये आया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, ये जनरली क्या होता है ना, ये ऐसे कम होता है, ठीक है ना, एनर्जी लॉस होते जाता है, ठीक है। ये मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये टोटल एनर्जी लाइन है TEL, ठीक है ना। यहां से आपको दिखेगा काइनेटिक हेड V²/2g और यहां से दिखेगा डेटम के कारण आपका y1, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा और ये बेड स्लोप S0 है और दिस इज द एनर्जी स्लोप, अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है टोटल एनर्जी लाइन, यहाँ का जो स्लोप देगा SF एनर्जी स्लोप। तो अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो ये जो लाइन है, इस जो मेरा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा और इसका स्लोप और इसका स्लोप बराबर हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर होगा? बेड स्लोप के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन मतलब ये बात किस ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको तलाश करते हैं। तो पहले में तो ये लिखा नहीं है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इक्वल टू समथिंग इंफिनिटी, इक्वल टू इंफिनिटी एंड बेड स्लोप, नहीं इंफिनिटी कहां से? ऑप्शन सी देखिए, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर इक्वल टू स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ चैनल बेड प्लस अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, प्लस अ कांस्टेंट नहीं। ऑप्शन डी, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ वाटर सरफेस इक्वल टू स्लोप ऑफ बेड चैनल। बिल्कुल ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है फॉर ओपन रेक्टेंगुलर चैनल फ्लूइड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो इज, ठीक है ना। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A 0, ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 0.5, ऑप्शन C 1 एंड ऑप्शन D नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। देखिए फ्लूइड नंबर बेसिकली होता क्या है? फ्लूइड नंबर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स रूट अंडर। अगर यहां से इनर्शिया फोर्स हम लोग कैलकुलेट करें तो इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट होकर क्या आता है? इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट होकर हमारा आता है रो A V², और मेरा ग्रेविटी फोर्स कैलकुलेट होकर देखें तो क्या आता है? रो A L G। दोनों का रेशियो अगर लिख लें तो फ्लूइड नंबर जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है?
कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों का रेशियो लेंगे तो रो ए कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या दिखेगा वी स्क्वायर, तो रूट अंडर वी स्क्वायर अपॉन एल जी आता है, और वी स्क्वायर है तो रूट हटा लेते हैं, वी अपॉन क्या दिखता है एल जी, ठीक है ना। और इस एल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ठीक है ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ किसके बराबर होता है, ये होता है एरिया अपॉन टॉप विड्थ के बराबर होता है, ठीक है, फ्लूइड नंबर। और क्रिटिकल फ्लो के लिए ये जो फ्लूइड नंबर होना चाहिए, क्रिटिकल फ्लो के लिए जो फ्लूइड नंबर होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर फ्लो क्रिटिकल है तो एफ आर जो फ्लूइड नंबर है क्रिटिकल के लिए, एफ आर कितना होना चाहिए 1 क्रिटिकल के लिए, ठीक है, लेस देन 1 सब क्रिटिकल के लिए, ठीक है, और एफ आर ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल के लिए, ठीक है ना। अगर फ्लूइड नंबर 1 से कम है तो हम लोग कहेंगे कि फ्लो मेरा सब क्रिटिकल है, अगर फ्लूइड नंबर मेरा 1 से ज्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि फ्लो सुपर क्रिटिकल है, अगर मेरा फ्लूइड नंबर 1 है तो हम कहेंगे कि फ्लो मेरा क्रिटिकल है। और यहां सवाल क्या पूछा जा रहा है, फॉर एन ओपन रेक्टेंगुलर चैनल फ्लूइड नंबर एट क्रिटिकल फ्लो, तो कितना होगा 1। आंसर इसका सही क्या होना चाहिए 1 है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अ रेक्टेंगुलर ओपन चैनल हैविंग बेड विड्थ 2 मीटर इज लेट एट अ बेड स्लोप 0.0009 एंड कैरीज अ फ्लो ऑफ 10 क्यूमेक, व्हाट इज नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ क्या मतलब, अगर आप इस क्वेश्चन को समझिए, एक रेक्टेंगुलर चैनल है आपके पास जिसका विड्थ आपको दिया हुआ है कितना 2 मीटर, हाँ विड्थ आपको दिया हुआ है बी 2 मीटर, दिस इज बी, बेड विड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर आपको दिया हुआ है, और यहां तक कोई पानी है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ वाई, ठीक है। आपको बेड स्लोप भी दिया हुआ है, ये जो बेड स्लोप है ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए अगर नॉर्मल डेप्थ निकालना होता है, डिस्चार्ज भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, Q इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना 10 क्यूमेक आपको दिया हुआ है, क्यूमेक इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 क्यूमेक आपको दिया हुआ है, आपको बेड स्लोप एस जो है दिया हुआ है 0.0009, ठीक है, ये सब डाटा दिया हुआ है। हम लोग को जब नॉर्मल डेप्थ निकालना होता है, ये सब डाटा दिया होता है, तो हम लोग यूज करते हैं मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है मैनिंग्स इक्वेशन की अकॉर्डिंग, A इंटू 1 अपॉन मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट हाइड्रोलिक रेडियस का पावर 2/3 इंटू बेड स्लोप का पावर 1/2, ठीक है। अब हाइड्रोलिक रेडियस अगर हम निकालने जाएं तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है R, अगर हाइड्रोलिक रेडियस का बात करें तो ये होगा एरिया अपॉन पेरीमीटर। अगर यहां से एरिया लिखें तो ये क्या है B और ये है Y, तो क्या हो जाएगा एरिया B इंटू वाई, और पेरीमीटर का बात करें तो दिस इज Y और दिस इज B, तो B प्लस 2Y, ठीक है। अगर इसको हम b को नीचे लाके डिवाइड कर ले तो ऊपर क्या दिखेगा y, और नीचे b कैंसिल आउट होकर 1, और ये दिखेगा 2y अपॉन b, ठीक है। अब इस r का वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो ये क्या दिखेगा, q इज इक्वल टू a इंटू 1 बाई मैनिंग्स कोफिशिएंट, r की जगह पे लिख लेते हैं y अपॉन 2y बाई b, जो कि डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए आपको डाटा क्या है क्वेश्चन में, अगर एरिया भी आप लिखने जाएं तो फिर क्या लिखिएगा, यहां से आपको b दिया हुआ है b इंटू वाई, यानी y अगर यहां पे पुट कर दीजिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना 2 पुट कर दीजिए, यहां अगर आप b इंटू वाई कीजिए तो b का वैल्यू 2 इंटू वाई। अब देखिए ये आपका इक्वेशन बन के आया, इस इक्वेशन को आप, और डिस्चार्ज आपको 100 दिया हुआ है, एक इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा नॉर्मल डेप्थ। लेकिन इस नॉर्मल डेप्थ के लिए आपको मैनिंग्स कोफिशिएंट रफनेस कोफिशिएंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है of needs calculator for doing calculation hence cannot answer it now, ठीक है ना। कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए, कैलकुलेटर तो चाहिए ही चाहिए, बिना कैलकुलेटर को सोल्व करना तो मुश्किल है ही। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मेनी डाटा मिसिंग इन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेनी डाटा तो नहीं मिसिंग है लेकिन ये एक डाटा मिसिंग है, हमको रफनेस कोफिशिएंट चाहिए, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, प्रॉब्लम रॉन्ग, B C D,
ठीक है। रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, हम रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते हैं। द यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एक्सिस्ट फॉर अ चैनल, नहीं ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचा, इट्स नीड्स कैलकुलेटर फॉर डूइंग कैलकुलेशन एंड हेड। बात तो सही लग रहा है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक आंसर ये होगा कि आपको मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ था मेनी डाटा मिसिंग इन द प्रॉब्लम, मेनी डाटा तो नहीं है, एक डाटा मिसिंग है। अब क्या ऑप्शन इसका टिक किया जाए? मेरे ख्याल से ऑप्शन, बाकी सारा डाटा है। मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट का वैल्यू आपको नहीं पता है, अगर ये पता होता तो निकल जाता। तो एक डाटा भी मिसिंग है, कैलकुलेशन भी लेंदी है, ठीक है ना। तो क्या टिक किया जाए? मान के चलिए कि आप कैलकुलेट कर लेते, डाटा ही मिसिंग है, बी को सही मान लीजिए। चलिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर बी मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47, क्वेश्चन नंबर 40, द इक्वेशन रिलेटिंग टू द प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक जंप फ्लो, प्री एंड पोस्ट हाइड्रोलिक जंप फ्लो रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय। इक्वेशन रिलेटेड प्री एंड पोस्ट, प्री डेप्थ y1, ये प्री हाइड्रोलिक जंप है, ठीक है, एंड y2 इज पोस्ट हाइड्रोलिक जंप है, डेप्थ। और इस y1 और y2 के बीच रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है बाबू? y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर 8 फ्लूइड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FR1 होता है, FR1 अपॉन 2। 1 मतलब प्री हाइड्रोलिक जंप, फ्लूइड नंबर जो भी लेंगे प्री हाइड्रोलिक जंप कंडीशन में, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन देख लीजिए, इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन डी यहां सही निकल के आता है। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्योंकि y1 बाई y2 है, ये y2 बाई y1 होता है। और ऑप्शन बी y1 बाई y2 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख लीजिए, ऑप्शन सी में क्या है? यहां पे +1 प्लस लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है, लेकिन होता क्या है? -1 प्लस होता है। तो ऑप्शन सी इसलिए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी एक सही आंसर निकल के आया आपका। 47 का सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इक्वेशन क्या होगा? देखिए GVF का बात हो रहा है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का। अभी थोड़ा देर पहले हम डायग्राम बनाए थे ना, मान लीजिए ये रिवर बेड है, ठीक है। स्लोप कितना? बेड स्लोप S0, फ्लो हो रहा है, मान लीजिए दिस वन इज फ्लो, ये मेरा वाटर लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर, ठीक, ये आपका HGL है और ये आपका TL है, टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है। नीचे कहीं डेटम मान लीजिए, सो से दिस इज डेटम, ठीक है। यहां से ये Z, ये Y, ठीक है, और ये आपका V²/2G काइनेटिक हेड, ठीक है। अगर आप टोटल एनर्जी लिखिएगा कहीं भी, या यहां पे आप टोटल हेड ही लिख लीजिए, टोटल हेड लिखिएगा तो क्या दिखेगा? डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड, ठीक है ना। अगर टोटल हेड लिखने जाइएगा तो क्या लिखिएगा? डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो है तो प्रेशर हेड तो यहां आएगा नहीं। कहीं भी अगर टोटल हेड लिखते हैं तो क्या होता है? टोटल हेड इज समेशन ऑफ डेटम हेड, प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड। तो ओपन चैनल फ्लो में प्रेशर का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, तो उसको इग्नोर करेंगे। तो टोटल हेड अगर लिखने जाए तो आपको क्या दिखेगा? डेटम हेड जो कि कितना है? Z प्लस Y, और प्लस क्या दिखेगा आपको? काइनेटिक हेड यानी V² प्लस V²/2G, है ना। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में, x और y समझ रहे हैं ना। दिस डायरेक्शन इज x, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस, एंड वर्टिकल डायरेक्शन इज y। जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में dH/dx, तो ये क्या मिलेगा? dz/dx प्लस dy/dx प्लस, जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा dy/dx इंटू Q² 2GA², ठीक है। अब यहां से देखिए, ये जो dH/dx है, मतलब
चेंज इन हेड अलोंग द लेंथ, ये आपका क्या होता है, यही होता है आपका एनर्जी स्लोप माइनस एफ एस। माइनस एस एफ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक्स में बढ़ रहा है ये वैल्यू कम होते जाएगा, घटते जाएगा, इसलिए अलोंग द लेंथ वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस। फिर से वही बात है, dz अपॉन dx लिखिएगा, dz अपॉन dx लिखिएगा, ये क्या देगा आपको, बेड स्लोप, dz अपॉन dx इज बेड स्लोप, और इसको भी माइनस क्योंकि लेंथ के लॉन्ग चेंज हो रहा है। और आगे किए बच गया आपका dy अपॉन dx और प्लस d अपॉन dx, सॉरी d अपॉन dx, इसको कर लीजिए d अपॉन dx। देखिए d अपॉन dx अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, वी स्क्वायर अपॉन 2g। आपको मालूम है ना, अगर हम डिस्चार्ज लिखने जाए तो डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, हाँ या ना। अगर हम यहां से v इज इक्वल टू बात करें तो q बाई ए, और v स्क्वायर का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर v का वैल्यू q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे और 2g तो पहले से है ही, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या दिखेगा, माइनस एस एफ इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर जी ए क्यूब डी ए अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये डी ए अपॉन डी वाई क्या है, इसके लिए हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं कहीं भी वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का, डी वाई थिकनेस का, और जिसका टॉप बिड्थ कितना है टी या बी, कुछ भी मान लीजिए टी, ठीक है। अगर एरिया इसका लिखने जाइए, इसका सॉरी इसका एरिया कितना है, मान लेते हैं डी ए, इसका थिकनेस कितना है ये डी वाई। अगर इसका इस एलिमेंट का एरिया अगर लिखने जाए हम डी ए, तो डी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी डी वाई, हाँ या ना। अगर यहां से डी ए अपॉन डी वाई लिखे तो क्या हो जाएगा, ये टी हो जाता है। तो डी ए अपॉन डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा देर के लिए ये लिख लिए होंगे, हम इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं, ठीक है, या ऊपर ही लिखते हैं, इसके ऊपर ही लिख देते हैं। देखिए इसके ऊपर अगर आप देखिए तो फिर से यहां से क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एस एफ इज इक्वल टू माइनस एस नॉट, फाइनली इक्वेशन आ जाएगा क्यू स्क्वायर टी अपॉन टी, क्योंकि डी ए अपॉन डी वाई को हम क्या लिख लिए टी, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको इधर ला लेते हैं, माइनस, हाँ माइनस एस नॉट, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ डी वाई डी एक्स है, ठीक है। कहाँ था इक्वेशन, हाँ कॉमन कर लीजिएगा। फाइनली इसको सोल्व जब आप कीजिएगा ना, तो जो आपको फाइनल इक्वेशन मिलता है ना, वो इक्वेशन आपको मिलेगा इक्वेशन एस नॉट माइनस एस एफ इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको जब सोल्व करके वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, ठीक है। और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, यहीं से आप इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, और यहीं से आप डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन, और देखिए 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब किसके बराबर होता है, फ्रूड नंबर के बराबर होता है। अगर आपको याद हो फ्रूड नंबर क्या लिखे थे, वी स्क्वायर अपॉन जी वाई। तो अगर आप ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वो आ जाता है, ठीक है। फ्रूड नंबर ही है बेसिकली, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यू इज नथिंग बट फ्रूड नंबर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एफ आर फ्रूड नंबर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और लॉस ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, ये मोमेंटम करेक्शन और ये सब करेक्शन फैक्टर अगर आप कंसीडर कर लीजिए तो अल्फा एफ आर स्क्वायर। ये फाइनली इक्वेशन निकल के आता है आपका, जो कि आपका 48 में कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे थे ना, ये सही निकल के आया। अगर आपको अब 48 क्वेश्चन नंबर देखना है इसमें, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए
पहला ऑप्शन ही आपका सही है, क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, तो बाकी बी सी डी सब गलत है, तो 48 का आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है इक्वेशन फॉर क्रिटिकल फ्लो बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्रिटिकल फ्लो के लिए हम बताए थे कि एफ आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए फॉर क्रिटिकल फ्लो एफ आर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1, और अभी थोड़ा देर पहले बताया थे कि क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज नथिंग बट एफ आर फ्लूइड नंबर, और ये वैल्यू कितना होना चाहिए 1, तो क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 क्रिटिकल फ्लो के लिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी गलत है, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी पी क्यू कुछ है, सी ये भी गलत है, क्यू स्क्वायर है, और डी ये भी गलत है, ऑप्शन ए सही है यहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मोस्ट इकोनॉमिक क्रॉस सेक्शन इज 1, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इकोनॉमिक और इफिशिएंट का समझते हैं। अगर जब हम इकोनॉमिकल का बात करते हैं, क्या बात करते हैं इकोनॉमिकल का, इकोनॉमिकल कहने का मतलब है मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए कम। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ मैन फोर्स दोनों मिला के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए, है या ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगा तब हम बोलेंगे इकोनॉमिकल होने के लिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होना चाहिए कम, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना है इसके लिए हमको पेरीमीटर को कम रखना पड़ेगा, जितना ज्यादा पेरीमीटर रखेंगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा, उतना ज्यादा मैन पावर लगेगा। मतलब यहां पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर भी क्या होना चाहिए, पेरीमीटर कम होना चाहिए, है ना। पेरीमीटर कम होने से एक और फायदा है, जितना कम पेरीमीटर होगा उतना कम रेसिस्टेंस मिलेगा। जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको रेसिस्टेंस कहां से मिलता है, पेरीमीटर से ही, साइड से ही, नीचे जितना पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर वही रेसिस्टेंस ऑफर करता है। अगर पेरीमीटर ही कम होगा तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड क्या हो जाएगा कम, अगर रेसिस्टेंस कम होगा उसको तो डिस्चार्ज क्या मिलेगा ज्यादा। मतलब अगर पेरीमीटर कम है इसका मतलब रेसिस्टेंस भी क्या होगा कम, अगर रेसिस्टेंस कम है इसका मतलब एनर्जी लॉस उसका क्या होगा कम। एनर्जी लॉस कम होने का मतलब क्या है, डिस्चार्ज हमको क्या मिलेगा ज्यादा, और जब ज्यादा डिस्चार्ज मिलता है तो इसी को बोलते हैं इफिशिएंट मतलब क्या, ज्यादा डिस्चार्ज, तो इफिशिएंट। तो चैनल हमें शुरू कहां से किए थे इकोनॉमिकल से, और पहुंच कहां से गए इफिशिएंट पे। तो देखिए इफिशिएंट, जब मोस्ट इफिशिएंट का बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिस्चार्ज का, ठीक है ना, हमको ज्यादा डिस्चार्ज मिले, ठीक है। और जब हम इकोनॉमिकल का बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि पेरीमीटर कम हो, और फाइनली जब पेरीमीटर को भी कम करते हैं तो देखते हैं डिस्चार्ज भी हमको क्या मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है। तो इकोनॉमिकल के साथ साथ चैनल इफिशिएंट भी साथ ही साथ हो जाता है, तो इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट हो जाता है। तो अब देखिए यहां पे सही ऑप्शन क्या है, अगर आपको मोस्ट इकोनॉमिकल या मोस्ट इफिशिएंट चैनल बनाना है तो उसका पेरीमीटर क्या रखना पड़ेगा कम। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। ऑप्शन है पहला हैविंग मिनिमम वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, हटाइए। ऑप्शन बी देखिए हैविंग मिनिमम वेटेड पेरीमीटर फॉर अ गिवन फ्लो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, बिल्कुल, तब जाके इकोनॉमिकल भी होगा और इफिशिएंट भी होगा। ऑप्शन सी देख लीजिए बोथ ऑफ दी अबव, नहीं, पहला ही गलत हो गया, और डी नन ऑफ दी अबव, बिल्कुल नहीं। तो यहां क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी मिनिमम पेरीमीटर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग पेपर 6 सेट ए। सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया गया है। जहां कहीं भी आपको लगे कि किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या कुछ इश्यूज हैं, आप फॉर्मूलेटर से कांटेक्ट करेंगे, फॉर्मूलेटर का नंबर आप लोगों के पास है, और आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जो भी है, जहां जिस व्हाट्सएप नंबर पे या जहां कॉल करके आप पूछेंगे उसी के थ्रू फिर आपको जो भी दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन कन्वे कर दिया जाएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो फॉर्मूलेटर के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल के साथ बने रहिए। और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या वीडियो लेक्चर्स हैं यहाँ पे आते रहेंगे, आप लोगों को उससे हेल्प मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।